अध्याय 6 अध्याय 2126 तोड़ना। अंतहीन बर्फ और पाले से ढके बर्फीले क्षेत्र में एक अकेली आकृति घूमती बर्फ के बीच निश्चल खड़ी थी। उसकी निगाहें बर्फीले विस्तार से दूर अनदेखे क्षितिज की ओर जा रही थी। बर्फीली हवा उसके चारों ओर गरज रही थी, फिर भी वह बेपरवाह खड़ी थी, मानो ठंड उसके अस्तित्व का ही एक हिस्सा हो। अचानक उसके पीछे दो गर्म हाथ प्रकट हुए और उसकी कमर को गले लगा लिया। महिला न तो हिली न ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी, उसका भाव शांत और स्थिर बना रहा। तुम्हारी चेयर याद आ रही है, जुआनैन? उसके पीछे से एक चिढ़ाने वाली आवाज आई। ये चिवयाओ थी, उसके स्वर में शरारत और समझदारी का मिश्रण था। अगर कोई और होता तो म्यू जुआनैन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बहुत पहले ही भगा देती, लेकिन चिवयाओ एक अपवाद थी। म्यू जुआनैन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह धीरे से उसकी ओर मुड़ी। और मुझे पता है कि तुम भी उसे उतना ही याद करती हो जितना मैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जो उनके आसपास की जमी हुई दुनिया से बिल्कुल अलग थी। चिवयाओ के हाव भाव एक पल के लिए लड़खड़ा गए, उनका चिढ़ाने वाला अंदाज फीका पड़ गया। म्यू जुआनैन की नजरें और भी नर्म पड़ गईं जब उन्होंने चिवयाओ को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे धीरे से लेकिन मजबूती से थाम लिया। मुझे पता है, येंगे के सामने तुम्हें तर्क की आवाज बनना होगा, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। उनकी खामोश समझ उनके बीच की दूरी को भर रही थी। घूमती हुई बर्फ उनके उस साझा क्षण के प्रति सम्मान में शांत होती प्रतीत हुई। आखिरकार चिवयाओ ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। वह ठीक हो जाएगा, है ना? हम, म्यू जुआनैन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, उसकी आवाज धीमी और दूर से थी। युनचे को रसातल में प्रवेश किए कई महीने हो चुके थे। रसातल समय के प्रवाह के हिसाब से उसे पार किए हुए 4, शायद 5 साल भी हो गए होंगे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंताएं बढ़ती ही जा रही थीं। दूसरों के सामने उन्हें मजबूत बने रहना था, एक ठंडे और अडिग स्तंभ जैसा कि हर कोई उनसे उम्मीद करता था। लेकिन यहाँ एक दूसरे की संगति में वे आखिरकार अपने बोझ को नीचे रख सकते थे, खुद को महसूस करने का मौका दे सकते थे। देवलोक की महारानी चिवयाओ अपने कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का भार उठाती थी। वह कभी भी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी, उनकी स्थिति अधिक शक्ति की मांग करती थी। लेकिन केवल म्यू जुआनैन की उपस्थिति में ही वह अपनी रक्षा कर पाती थी और किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आराम कर पाती थी जो उन्हें सचमुच समझता था। वह होगा। म्यू जुआनैन ने धीमी आवाज में चिवयाओ को एक बार फिर दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मानो दुनिया ही फट गई। बू बहरा कर देने वाली आवाज बर्फीले क्षेत्र में गूंज रही थी, मानो किसी प्राचीन पशु की नींद से जागी हुई दहाड़ हो। उनके पैरों तले जमीन कांप उठी और ऊपर आसमान मानो टूट सा गया हो। बर्फीले तूफान में अफरा तफरी मच गई, मानो पूरी दुनिया उस आवाज के जोर से हिल रही हो। अचानक हुए विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत की लहर दौड़ गई। दोनों महिलाएं, हालांकि समझ से परे शक्तिशाली थीं, सहज ही अपनी निगाहें उपद्रव के स्रोत की ओर घुमाने लगी। उनके हाव भाव तीखे हो गए। उन्होंने ये ध्वनि पहले भी सुनी थी। क्या बात है, भाई कोंगचान, भाई फूचेन? असीम दिव्य अधिपति दियान राहु ने उस समय पूछा जब बाकी सब चले गए थे। उनके स्वर में जिज्ञासा और बेचैनी का मिश्रण था। हालांकि उन्हें सचमुच यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है, फिर भी वे अपने इन दो पुराने दोस्तों के बीच हाल ही में आए नज़दीकियों को नज़रअंदाज नहीं कर सके। हाल ही में मेंग कोंगचान और हुआ फूचेन के बीच असामान्य रूप से अच्छी बनती दिख रही थी, लगभग बहुत अच्छी। हालांकि दियान राहु ने शुरू में इसे हानिरहित दोस्ती समझकर टाल दिया था, लेकिन इस बार चीजें अलग लग रही थीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। वह मूर्ख नहीं था और हालात ने उसके मन में पल रहे संदेह को नज़रअंदाज करना नामुमकिन बना दिया था। खासकर तब जब दोनों ने उसके बेटे दियान जियोजी और मेंग जियानयुआन और हुआ कैली को भी वहीं रुकने के लिए कहा था। चाहे वह कितना भी अनभिज्ञता का दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी योजना की संभावना असहज रूप से मंडरा रही थी। भाई राहु, मैं यह हुआ फूचेन ने शुरू किया। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसने मेंग कोंगचान की ओर मदद के लिए देखा। एक पल के लिए हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तनाव इतना गहरा था कि वह कट गया। इससे पहले कि हुआ फूचेन अपनी बात समझा पाता, हुआ कैली उसके पीछे से निकल गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन चाल दृढ़ थी। उसी समय युनचे गेंग कोंगचान के पीछे से आगे बढ़ी। दोनों शांत निश्चय के साथ एक दूसरे की ओर बढ़े।
उनकी आंखें एक दूसरे से मिली मानो एक दूसरे में शक्ति ढूंढ रही हों। और फिर उच्च पुजारियों, दिव्य प्रतिनिधियों और यहाँ तक कि स्वयं रसातल सम्राट को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कमरे में मानो सन्नाटा छा गया। उनके कार्यों का बोझ वहां मौजूद बुजुर्गों पर ऐसे छा गया जैसे शांत पानी में पत्थर गिरा दिया गया हो। जैसे ही डायन राहु को यह एहसास हुआ, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसके बगल में दयान जीवजी कांप रहा था। मुझे अब बहुत समय हो गया है, अब डर नहीं लगता। भाई यूं, आपका क्या हाल है? हुआ कैली ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी और उसकी आंखें ऊपर तारों की तरह चमक रही थीं। उसकी नज़र युनचे पर टिकी थी, अडिग और दृढ़ संकल्प से भरी हुई। युनचे ने उसकी नज़रें थाम ली, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा था, है ना? अब मुझे क्या डर? उसके शब्दों में ईमानदारी थी, उसकी आंखों में भी उसकी तरह ही अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों एक साथ आगे बढ़े और अथाह सम्राट के सामने घुटने टेक दिए। उनकी हरकतें सहज लेकिन उद्देश्यपूर्ण थीं। पूरा हॉल मानो सांस रोके हुए था, हर नज़र उस जोड़े पर टिकी हुई थी। मैं, युनचे, स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट का पुत्र, शक्तिशाली रसातल सम्राट से अनुरोध करता हूँ कि वह हुआ कैली की दयान जीवजी के साथ सगाई तोड़ दे। युनचे की आवाज़ स्पष्ट और दृढ़ थी, जिसमें एक स्पष्ट वजन था। उसी समय हुआ कैली बोली, उसकी आवाज़ भी उतनी ही दृढ़ और अविचल थी। मैं, हुआ कैली, चित्रकार हृदय दिव्य रीजेंट की पुत्री, असीम दिव्य साम्राज्य के दिव्य पुत्र दयान जीवजी के साथ अपनी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। हॉल में भयानक सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था, स्तब्ध, अवाक। महायाजक लियू शियाओ, जिन्होंने इस परिणाम की कुछ हद तक भविष्यवाणी की थी, ने खुद को ऐसी घोषणा के लिए तैयार कर लिया था। फिर भी उन्होंने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी या इतनी निर्भीकता से घटित होगा। जहां तक दो दिव्य शासकों, मेंग कोमचान और हुआ फूचेन का सवाल है, वे जानते थे कि ये दिन आ सकता है। फिर भी उन्होंने भी अपने बच्चों के कार्यों को इतना प्रत्यक्ष और दृढ़ होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि गेंग कोमचन को असल में झकझोरने वाली बात युनचे और हुआ कैली का साहस नहीं था, बल्कि युनचे के कहे शब्द थे। जब से युनचे वर्षों पहले ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य में लौटा था, उसने एक बार भी मेन कोमचन को पिता नहीं कहा था या खुलेआम खुद को उसका बेटा नहीं बताया था। वर्षों तक युनचे ने विनम्र लेकिन दूर का व्यवहार बनाए रखा था और पारिवारिक बंधन की किसी भी बात को ध्यान से स्वीकार करने से बचता रहा था। लेकिन अब भले ही सिर्फ उसका समर्थन पाने के लिए ही सही, युनचे ने पहली बार खुद को मेंग कोमचन का बेटा कहा था। उस एक शब्द का वजन किसी की कल्पना से भी ज्यादा था। मेंग कोमचन के दिल में एक गहरी गर्माहट फैल गई, एक ऐसा एहसास जिसकी उसने सदमे और तनाव के बीच उम्मीद नहीं की थी। गेंग कोमचान सबसे पहले अपने आश्चर्य से उभरा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और युनचे के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ स्थिर और नए संकल्प से भरी हुई थी। मेंग कोमचान, ईश्वर के स्वप्नदर्शी साम्राज्य का दिव्य प्रतिनिधि, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जीवजी और कैली की सगाई तोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह पूरे कमरे में गूंज उठे। हॉल में सदमे का माहौल और गहरा हो गया क्योंकि सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। कुछ ही देर बाद गंभीर लेकिन शांत चेहरे वाले हुआ फूचेन भी आगे आए। अपनी बेटी के पास घुटने टेकते हुए उन्होंने कहा, मैं, हुआ फूचेन, स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य का दिव्य प्रतिनिधि, आपसे अनुरोध करता हूं कि कैली की सगाई भतीजे जीवजी से रद्द कर दी जाए। उद्धरण चिन्ह। अपने अपने राज्यों के शक्तिशाली शासक, दोनों दिव्य शासक अब अपने बच्चों के साथ घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आवाज में अटूट दृढ़ संकल्प गूंज रहा था। उनके कार्यों से वहां उपस्थित सभी लोगों का सदमा और गहरा हो गया। वहां उपस्थित सभी लोगों से ऊपर वाली सीट पर बैठे रसातल सम्राट मोसू ने अपनी नजरें ठंडी कर ली। उनके चेहरे पर पहले जो हल्की मुस्कान थी, वह बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक कठोर गंभीरता ने ले ली थी जो मानो हवा को ठंडा कर रही थी। फिर भी उनके कुछ बोलने से पहले ही एक जोरदार गर्जना हुई जिसने प्राचीन हॉल को हिलाकर रख दिया। क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हुआ फूचेन, मेंग कोमचान। तुम। गर्जना कानों को बहरा कर देने वाली थी। पूरे कक्ष में किसी अजय तूफान की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। इस विस्फोट की तीव्रता जबरदस्त थी, लेकिन हुआ फूचेन और मेंग कोमचान अविचलित रहे, मानो उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की पहले से ही आशंका थी। उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा तुरंत उमड़ पड़ी, जिसने युनचे और हुआ कैली के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बना दी। दोनों दिव्य अधिपतियों ने एक दूसरे को संक्षिप्त, ज्ञानपूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन अपने संयमित भावों के साथ शांत और दृढ़ रहे।
इस बीच अपने पिता के पास खड़े दियान जीवजी ने उस दहाड़ का पूरा जोर महसूस किया। उसका सिर घूम गया क्योंकि उस जबरदस्त दबाव ने उसके विचारों को झकझोर दिया, जिससे वह स्पष्ट रूप से हिल गया। उसके पैर एक पल के लिए लड़खड़ा गए और उसका पीला चेहरा उसकी बढ़ती बेचैनी को दर्शा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, अपने पिता के क्रोध के अराजक उभार से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दयान राहु का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, उसकी गहरी ऊर्जा उसके चारों ओर बेकाबू होकर घूम रही थी। उसकी तीखी निगाहें हुआ फूचेन और मेन कोमचान पर किसी तलवार की तरह चुभ रही थी, तीखी और बेरहम। आक्रोश और विश्वासघात से भरी उसकी आवाज फिर से गरज उठी जब उसने अपने दो पुराने दोस्तों पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। भाई राहु, हुआ फूचेन ने शांत स्वर में समझाना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाता, क्रोधित असीम दिव्य शासक ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे भाई मत बनाओ। दायन राहु दहाड़ा, उसकी आवाज पूरे हॉल में बिजली की तरह गूंज रही थी। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसकी गहरी ऊर्जा बेकाबू होकर भड़क उठी, हवा में बिजली की तरह कड़क रही थी। अथाह गहराई में हर कोई मेरे बेटे और आपकी बेटी की सगाई के बारे में जानता है। हर कोई जानता है कि मेरा बेटा आपकी बेटी के लिए कितना समर्पित है। उसने हजारों सालों से उसका इंतजार किया है, और अब तुम इतना सब होने के बाद सगाई तोड़ना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह से निकला हर शब्द हथौड़े के प्रहार जैसा था, जिसमें उसके आक्रोश और अविश्वास का पूरा भार था। उसकी आवाज सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि उसके नीचे एक अनकहा दर्द छिपा था। उसके लिए ये सिर्फ विश्वासघात नहीं था, यह अपमान था। उसके बेटे की अटूट भक्ति उसके राज्य का गौरव थी, और अब वह गौरव पैरों तले कुचला जा रहा था। पिछले करीब 4 सालों में दयान राहु ने हुआ फूचेन और गेन कोमचान के बीच बढ़ती दोस्ती पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ये दोनों पुराने दोस्त, जो कभी एक दूसरे के साथ कभी कभार मिलते थे, अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। कुछ समय पहले ही वे उसके राज्य के पास भी गए थे। उस समय दयान राहु ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, आखिर सोचा भी क्यों? आखिरकार जल्द ही वे एक परिवार बनने वाले थे। लेकिन ये सगाई तोड़ना, सालों की वफादारी और समर्पण को दरकिनार करना, ये एक ऐसा अपमान था जो किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा घाव था। दायन राहु की सांसें तेज हो गईं, उसका आभामंडल अस्त व्यस्त हो गया जब उसने अपने दो पुराने दोस्तों को घूरा। विश्वासघात एक सड़ते हुए घाव की तरह था, और उसका क्रोध हॉल की हवा को निगलने की धमकी दे रहा था। हुआ फूचेन और गेन कोमचान ने इस दिन के लिए खुद को बहुत पहले से तैयार कर रखा था। उन्होंने इस क्रोध, विश्वासघात की भावना और संभावित परिणामों का अनुमान लगा लिया था। फिर भी अब जब वह क्षण आ गया था, अपने क्रोधित मित्र के सामने खड़े होकर वे क्षण भर के लिए खुद को असमर्थ पा रहे थे। अपने निर्णय का भार उन पर भारी पड़ रहा था। वे तीनों सदियों से घनिष्ठ मित्र थे, अनगिनत परीक्षाओं और साझा विजयों के माध्यम से उनके संबंध मजबूत हुए थे। अब वे जो मान रहे थे, वह निस्संदेह उस रिश्ते को खराब कर देगा, या उससे भी बदतर, उसे पूरी तरह से तोड़ देगा और संभवतः उन्हें कट्टर शत्रु बना देगा। लेकिन तो क्या हुआ? उनके पास और क्या चारा था? हुआ फूचेन का दिल अपराध बोध और दृढ़ संकल्प से भर गया जब उसके विचार अपनी बेटी हुआ कैली और उस युवक युनचे की ओर मुड़ गए, जिसे वह अपना परिवार मानता था। एक दूसरे के लिए उनका प्यार सच्चा और अटूट था। कागजों में हुआ कैली की सगाई भले ही दयान जीवजी से हुई हो, लेकिन उसका दिल हमेशा युनचे के लिए था। ये बात उन सभी के लिए स्पष्ट थी जो सचमुच देखना चाहते थे। हुआ फूचेन को अपनी सदियों पुरानी दोस्ती को तोड़ने का जोखिम उठाने में भले ही दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी से या युनचे की खुशी से मुंह नहीं मोड़ सकता था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका इरादा और भी सख्त हो गया। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। उनके बगल में खड़े मेन कोमचान का भी यही दृढ़ निश्चय था। उनके प्यारे बेटे युनचे मेन जियानयुवान को आखिरकार कोई ऐसा मिल गया था जो उन्हें जी जान से प्यार करता था। राजनीति या गठबंधन की खातिर उन्हें उनकी खुशियों से वंचित करना उनके लिए सबसे प्रिय चीज के साथ विश्वासघात होगा। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वे अपने बच्चों साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों दिव्य प्रतिनिधि अपने कारण बताने वाले थे, एक कमजोर, कांपती हुई आवाज तनावपूर्ण वातावरण को चीरती हुई आई। क्यों कैली? बस क्यों? मैंने क्या गलत किया है? उद्धरण चिन्ह। वह आवाज कमजोर और गहरे दर्द से भरी दयान जीवजी की थी। हालात के बोझ तले दबे होने के कारण उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, खुद को संभाल नहीं पा रहा था।
इससे पहले जब उसने पवित्र भूमि में पहुंचकर हुआ कैली को युनचे के आलिंगन में देखा था तो उसके दिल में शक का बीज बोया गया था। लेकिन अब उसकी सगाई तोड़ने की खुलेआम गुजारिश सुनकर वह पूरी तरह टूट गया। उसकी आवाज़ में एक ऐसे दिल की निराशा थी जो अभी अभी टूटकर पूरी तरह से टूट गया था। वही उसके पुनर्जन्म का कारण थी, उसकी सबसे अंधकार में क्षणों में प्रकाश। वही वो कारण थी जिसके कारण उसने अकल्पनीय पीड़ा और निराशा से गुजरकर अपने राज्य की शक्ति के शिखर तक पहुंचने में सफलता पाई थी। वही वो कारण थी जिसके कारण उसने धीरज धर रखा था, उसके हर कदम के पीछे की प्रेरणा, उसकी महत्वाकांक्षाओं और सपनों का ईंधन। और अब वह उसकी पीड़ा का स्रोत थी, जिसने उसके दिल को उसी तीव्रता से तोड़ दिया था जिससे उसने कभी उसे प्रेरित किया था। बस मैंने क्या गलत किया है? डियान ज्यूजी ने दोहराया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी नज़र ज़मीन पर गड़ी हुई थी, उसकी गुठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं। उसकी आंखें अनछुए आंसुओं से चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर दुख से भर गया था। असीम दिव्य पुत्र होने का उसका अभिमान विश्वासघात के बोझ तले चूर चूर हो रहा था। भाई ज्यूजी, ऐसा नहीं है कि आपने मेरे साथ कोई अन्याय किया है। हुआ कैली, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्थिर थी। उसकी नज़र दुख और दृढ़ संकल्प से भरी डियान ज्यूजी पर पड़ी। बस उस समय में वास्तव में समझ नहीं पाई थी कि प्यार क्या होता है। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो जो मैंने आपके लिए महसूस किया वह प्यार नहीं था, वह प्रशंसा थी। लेकिन प्रशंसा प्यार नहीं है। इसके लिए भाई ज्यूजी, मुझे सचमुच माफ़ करना कि मैंने आपको इंतज़ार करवाया। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द सच्चे थे, पछतावे के बोझ तले। फिर भी डियान ज्यूजी को हर शब्द मानो एक धार उसके दिल में चुभ रही हो और हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा हो। उस जमाने में वह उसे बिग ब्रदर बिग हेड कहकर बुलाती थी, एक चंचल बचकाना उपनाम जिसे कोई और इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। उसके लिए ये प्यारा था, स्नेह का एक ऐसा शब्द जिसका दावा सिर्फ वही कर सकती थी। उसने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह उसे उनकी पहली मुलाकात की याद दिलाता था, एक ऐसी याद जिसे उसने सबसे ज्यादा संजोकर रखा था। लेकिन अब उसके सामने खड़ी होकर उसने उसे उसके नाम से पुकारा था, उसका नाम जो उसके लिए गर्व का विषय होना चाहिए था। फिर भी इस पल इतनी औपचारिकता से बोला गया वह नाम मानो हथौड़े के वार जैसा था। सिर्फ उसके शब्द ही नहीं बल्कि उनके प्रतीक का भार भी उसे चीर रहा था, हर उस चीज का टूटना जिसे उसने बहुत प्यार से संजोया था। वे यादें, वे उम्मीदें, वे प्यार जिन्हें उसने हजारों सालों से संजोया था, सब कुछ उसके सामने रह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई हो। संयमित रहने की पूरी कोशिश के बावजूद उसके कांपते शरीर ने भीतर की भावनाओं के तूफान को जाहिर कर दिया। उसका दिल मानो अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया हो, हर टुकड़ा उसकी छाती में दर्द से तड़प रहा हो। उसकी नज़र हुआ कैली पर टिकी रही, किसी चीज की तलाश में, कुछ भी जो उसके शब्दों को पलट सके। लेकिन उसे बस उसका दृढ़ भाव दिखाई दिया और इससे उसकी निराशा और गहरी हो गई। महायाजक लियू शियाओ के होठों से एक हल्की आह निकली जो हॉल के तनावपूर्ण सन्नाटे में धीरे से गूंज उठी। उनकी नज़र हुआ कैली पर पड़ी, जिसे वे अपनी पोती मानते थे। जिस दिन से वह पैदा हुई थी उसका जीवन संघर्षों का एक सिलसिला रहा था, दर्द और कष्टों से भरा हुआ। उन्होंने हमेशा उसकी खुशी की कामना की थी, उम्मीद करते हुए कि वह एक दिन उन सायों से मुक्त हो सकेगी जिन्होंने उसके अस्तित्व को त्रस्त कर रखा था। फिर भी अपने पिछले दर्द से आज़ाद होने के बाद भी अब वह खुद को एक नए बंधन में फंसा हुआ पाती थी, एक प्रेम संकट। वह बंधन जो कभी उसकी खुशी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, अब एक जहर बन गया था। दिलों और राज्यों को जोड़ने वाला बंधन अब उसे तोड़ रहा था, न सिर्फ उसकी शांति को बल्कि उनके दिव्य राज्यों के बीच के नाजुक गठबंधनों को भी खतरे में डाल रहा था। लियू शियाओ का दिल उसके लिए तड़प उठा, ये जानते हुए कि अपने दिल की सुनने का उसका फैसला साहसी भी था और खतरों से भरा भी। लेकिन एक महायाजक के रूप में उसकी बुद्धि ने उसे याद दिलाया कि यह मामला व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं आगे तक जाता है। दुर्भाग्य से इस विशाल योजना में उनकी राय या इच्छाओं का कोई खास महत्व नहीं था। ये सगाई ऐसी नहीं थी जिसे ईश्वरीय शासक या स्वयं हुआ कैली अपनी इच्छा से भंग कर सके। इसका आदेश किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं रसातल सम्राट ने दिया था। ये सिर्फ हुआ कैली की खुशी या दिव्य राज्यों के गौरव का मामला नहीं था, ये तो स्वयं पवित्र भूमि की गरिमा का मामला था। इस समझौते में रसातल सम्राट के अधिकार का भार था। इसे चुनौती देने से न केवल राज्यों के बीच के रिश्तों को खतरा था, इससे सम्राट की इच्छा का अपमान और रसातल की एकता को कमजोर करने का खतरा था।
अध्याय 7 अध्याय 2127 एक अनुभव भाग 1 प्रवेशिक। एक कलाकार की मृत्यु राजा और उनकी नैतिकता से प्रेरित उनकी पत्नी थी। फिर भी वह एक नाम है और सम्मान दोनों को अलग कर दी गई थी। इसके अधिकार से राजा के पुत्र की इच्छा की गई। फिर भी उनकी पत्नियों को उसकी इच्छा से डर लग गया था। लगातार शब्दों होने उनकी नैतिकता को राजकुमारों का स्वरूप था, फिर एक और युवती का रूप था और फिर राजकुमारों का स्वरूप था। उसकी उपस्थिति से उन्हें उनकी सुंदरता का आनंद मिला, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं थी। बाद में उसके लिए कोई कानूनी नहीं थी। कोई अपनी नैतिकता को वापस कर देगी तब तक जारी रखा जाएगा उनकी नैतिक, और उन्हें जो भी हुआ वे अपने पुत्र को उनकी सुनवाई को सुन सकते हैं। लेकिन जब राजा होंगे तो एक ही सवाल है, उनकी नैतिकता एक दूसरे को सुनेंगे। फिर उनकी नैतिकता ने कहा, मैं उन्हें सिखाने के लिए अपने घर गए। कोई नैतिकता से उनकी नैतिकता के बाद के दिनों में उनके एक दिन में एक आदमी ने एक दूसरे की इच्छा का सम्मान किया और राजा ने उनकी आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन कभी उनकी नैतिकता का अनुसरण करें, क्योंकि उनकी शिक्षा एक ही थी। लेकिन उन्हें 2 बार इस विचार के साथ ही डर लग गया। उसकी नैतिकता नहीं की जा सकती। उनकी नैतिकता ने उन्हें अपने विचारों के अनुसार दिया और उनकी पत्नियों ने उनसे उन्हें दे दिया। सुंदरता उसकी सुंदरता है। उसने कहा कि वह नहीं जा सकती। हाँ, किसी नैतिकता को सुना नहीं जाता। उनकी नैतिकता इस तरह जारी होती है। एक ऐसी भावना की भावना को उनकी भावना के अनुसार दिया गया। उनकी सुंदरता को प्यार दिया गया है। प्रेम की नैतिकता का विरोध करने के लिए एक ऐसी नैतिकता के साथ जो उन्हें अपने प्रेम और अपने प्रेम के इस नैतिक के साथ महसूस कराती है। क्योंकि उनकी नैतिकता को जारी रखा जाएगा तो अपनी सभी नैतिकता का अनुसरण करें। क्या उनकी नैतिकता की नैतिकता उनके बाद में उनकी नैतिकता की नैतिकता की गई? मैं उनकी नैतिकता का समर्थन करने वाले एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। उनकी नैतिकता से प्रभावित होने की इच्छा थी, उनके द्वारा दी गई शिक्षा। हाँ, मैं उन्हें नहीं जानती। उनके बेटे की इच्छा से एक इच्छा को पूरा किया गया। एक राजा के लिए उनकी नैतिकता के सम्मान की एक अभिव्यक्ति थी। एक सार्वजनिक विचार था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे एक दूसरे में आएं। महात्मा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर भी उनकी खुद की उनकी सभी नैतिकता ने उन्हें हमेशा के लिए सीमित कर दिया। महात्मा, सभी जगह से एक नैतिकता। उनके सभी शब्दों के लिए सभी नैतिक हैं। एक राजा के लिए उनकी इच्छाएं हों और नैतिकता को हमेशा से उन्हें मिला। महात्मा, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी नैतिकता को सुनूं। साथ ही उनके विचार पर कोई नैतिकता न हो। उनकी सभी नैतिकता को पूरा किया जाता है एक दिन। यह उनकी इच्छाओं का समर्थन करने के लिए, सभी नैतिकता के सम्मान के लिए है। उनकी इच्छाओं को उनकी स्वतंत्रता की सुंदरता पर समर्थन करने के लिए है। अध्याय 8 अध्याय 2128 एक अनुरोध भाग 2 हवा में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, उत्सुकता और तनाव से भरा हुआ, क्योंकि हर कोई अथाह सम्राट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। समय अंतहीन रूप से खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। हर पल उनके दिलों पर अनंत काल की तरह भारी पड़ रहा था। एक ओर दोनों डायन अन्य लोगों से बिल्कुल विपरीत बैठे थे। उनकी भावनाएं उनके शांत बाहरी आवरण के नीचे एक तूफान की तरह थी। डियान जीवजी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसके अंदर की उथल पुथल के आगे दर्द बस एक फुसफुसाहट भर था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई, जो उसके दिल के गहरे दर्द को छुपा नहीं पाई। अब वह इसे देख सकता था, युंथे और हुआ कैली का एक दूसरे के लिए प्यार। ये निर्विवाद था, सबके सामने स्पष्ट था। लेकिन उनके प्यार का उसके लिए क्या मतलब था? मेरा क्या? उसने कड़वाहट से सोचा। उसकी छाती सिकुड़ रही थी। वह उसे सदियों से प्यार करता था। उसका हर कदम, उसकी हर उपलब्धि उसके लिए थी। हुआ कैली उसकी थी। उसकी सुंदरता, उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, सब कुछ उसका होना चाहिए था। वह उसकी थी। उसके बगल में डियान राहु का भाव ज्यादा जटिल था। अपने बेटे के विपरीत उसकी भावनाएं एक गंभीर समझ से ग्रस्त थीं। वह डियान जीवजी के लिए हुआ कैली चाहता था, न केवल अपने बेटे की खुशी के लिए, बल्कि असीम दिव्य साम्राज्य के भविष्य के लिए भी। लेकिन अब आत्मा के टुकड़ों में सच्चाई देखने के बाद वह हुआ फूचेन या गेल कोमचन को दोष नहीं दे सकता था। नहीं, उसके दोस्तों ने उसे धोखा नहीं दिया था। ये नियति थी। उस शापित निर्विवाद शक्ति ने युनचे और हुआ कैली के जीवन को इस तरह से आपस में जोड़ दिया था कि डियान जीवजी के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और फिर भी ये समझते हुए भी डियान राहु केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। उसका दिल निराशा के बोझ से भारी था। सन्नाटा लगातार बढ़ता जा रहा था।
मानो रसातल ने अपनी सांस रोक रखी हो, जब तक कि अंततः अनंत काल के बाद रसातल सम्राट में हलचल मच गई। सोच समझकर नपी तुली हरकतों से उसने अपनी आंखें खोली और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। उसने सबसे पहले अपने चारों पुजारियों की ओर देखा, उनके भाव शांत लेकिन आशा से भरे थे। फिर उसकी नज़र उस दंपत्ति युनचे और हुआ कैली पर पड़ी, जो अभी भी एक दूसरे के बगल में घुटनों के बल बैठे थे। फिर उसकी नज़र उन दो दिव्य शासकों पर पड़ी, जो अपने बच्चों के पास बैठे थे। उनके चेहरों पर आशा और बेचैनी का मिश्रण था। अंततः उसकी नज़र दो डायनों पर पड़ी। डायन जियोजी के चेहरे पर उसकी आंतरिक अशांति झलक रही थी, जबकि डायन राहु ने सम्राट की नज़रों का सामना त्याग के भाव से किया। उसके होठों के कोनों पर एक फीकी कड़वी मुस्कान खींचाई। भाग्य एक अजीब चीज है, रसातल सम्राट ने शांत स्वर में फिर भी गूंजती आवाज में पूर्ण अधिकार का भार उठाते हुए बोलना शुरू किया। उसकी नज़र थोड़ी नर्म हुई, बस थोड़ी सी। जब वह युनचे और हुआ कैली पर पड़ी, वे आकृतियां अभी भी उसके सामने घुटनों के बल बैठी थीं। जितना मेरा सम्मान तुम्हारे शासक के रूप में और पवित्र भूमि की गरिमा को बनाए रखना है, मैं जो कुछ भी देखा है उसे नकार नहीं सकता। उनका प्यार विश्वासघात से नहीं, बल्कि एक भाग्यपूर्ण मुलाकात से पैदा हुआ था, जो धोखे से नहीं बल्कि संयोग से आकार लिया था। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द नपे तुले थे, फिर भी वे पहाड़ जैसी ताकत से टकरा रहे थे। पूरा हॉल खामोश था, हर शब्द पर ध्यान दे रहा था। फिर अंतिम रूप से उसने कहा, दियान जियोजी और हुआ कैली की सगाई रद्द कर दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। यह कोई लंबी चौड़ी घोषणा नहीं थी, लेकिन हुआ कैली, युनचे और दोनों दिव्य शासकों के लिए ये स्वर की आवाज से कम नहीं थी। सम्राट के न्याय का भार उनके कंधों से उतर गया और उनके पीछे केवल अपार राहत और कृतज्ञता बची। महामहिम रसातल सम्राट, आपकी असीम कृपा के लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, चारों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। उनकी आवाजें भावनाओं से कांप रही थीं। जैसे ही सम्राट के आदेश की विशालता उनके दिलों में बस गई, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े, मानो छलक ही पड़ेंगे। हुआ कैली और युनचे के लिए वह तनाव जो उन्हें इतने लंबे समय से बांधे हुए था, आखिरकार टूट गया। खुद को रोक न पाने के कारण वे एक दूसरे की ओर मुड़े। उनके हाथ कांप रहे थे और वे एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। उनके शरीर खुशी और थकान के मिश्रण से कांप रहे थे। उस पल की तीव्रता उन पर ज्वार की तरह बह रही थी। दिव्य शासक हुआ फूचेन और गेंग कोंगचान कृतज्ञता और राहत से भरे चेहरों पर झुके हुए थे। इस निर्णय ने न केवल उनके बच्चों के प्रेम को सुरक्षित रखा था, बल्कि उन्हें इतने विशाल अधिकार के सामने अपनी गरिमा बनाए रखने का भी अवसर दिया था। एक क्षण के लिए समय रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल हुआ कैली की खुशी से भरी सिसकियों की धीमी आवाज और युनचे की स्थिर सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जब वह उसे अपने करीब पकड़े हुए था। अथाह सम्राट ये दृश्य देख रहा था और कुछ नहीं बोला। उसकी अभिव्यक्ति अबूझ बनी रही, लेकिन उस जोड़े को देखते हुए उसकी आंखों में समझ की एक हल्की सी झलक बनी रही। शायद उनकी कहानी में उसे किसी ऐसी चीज की प्रतिध्वनि दिखाई दे रही थी जो बहुत पहले उससे खो गई थी। धप, घुटनों की जमीन से टकराने की आवाज हॉल में गूंज उठी। ये दियान जियोजी था। घुटनों के बल बैठते ही उसका शरीर कांप उठा। उसका सिर नीचे झुक गया, उसके कंधे झुक गए। उसे पता था उसने उसे खो दिया है, हमेशा के लिए। यह एहसास उस पर तलवार की तरह लगा, जो किसी भी जख्म से कहीं ज्यादा गहरा था। उसके बगल में उसके पिता दियान राहु भारी मन से अपने बेटे को देख रहे थे। बिना कुछ कहे उन्होंने जियोजी के कांपते कंधे पर अपना दृढ़ लेकिन सांत्वना भरा हाथ रखा और उसकी हार के सामने मौन समर्थन दिया। हा, उद्धरण चिन्ह। अचानक हॉल में तनाव की स्थिति को चीरती हुई हंसी गूंजी। ये हंसी महायाजक लियू शियाओ की थी, जिनका चेहरा सच्ची खुशी से चमक उठा। उनकी हंसी संक्रामक थी, जो दूसरे महायाजकों तक भी फैल गई, जिनकी मुस्कुराहट में उनकी साझा राहत और खुशी झलक रही थी। लियू शियाओ, जो हुआ कैली को अपनी पोती की तरह मानते थे, के लिए उसकी खुशी उनकी अपनी थी। लेकिन जैसे ही माहौल में रौनक बढ़ने लगी, सम्राट की आवाज गूंजी, जिसने खुशी को तलवार की तरह चीर दिया। लेकिन उद्धरण चिन्ह। इस एक शब्द ने पूरे हॉल में सिहरन दौड़ा दी। हवा एक बार फिर भारी हो गई और सबकी निगाहें उस अथाह सम्राट की ओर मुड़ गईं। पिछले पल की गर्मजोशी की जगह तनावपूर्ण सन्नाटे ने ले ली और सभी उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। उसकी नज़र दोनों डायनों पर गई। उसके हाव भाव समझ से परे थे। असीम दिव्य साम्राज्य की गरिमा का मामला अभी भी कायम रहना चाहिए। उसने अपनी आवाज में अधिकार का भार लिए हुए घोषणा की। इसके लिए मैं आपकी एक मांग पूरी करूंगा।
जब तक यह मांग दिव्य साम्राज्यों के बीच के संबंधों या उनकी गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैं आपके सम्राट के रूप में इसे पूरा करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्द पूरे हॉल में गूंज रहे थे, उनका वजन महसूस किया जा सकता था। धन्यवाद महाराज, डयान राहु ने गहरे सम्मानपूर्ण प्रणाम के साथ कहा। उसकी आवाज शांत थी, हालांकि उसका दिल भारी था। उसने धीरे से अपने बेटे को खड़ा होने में मदद की और उसे सहारा देते हुए जाने की तैयारी की। जीवजी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें खोखली थीं, लेकिन उसने बिना किसी विरोध के अपने पिता का अनुसरण किया। एबिसल सम्राट ने अपने सामने खड़े समूह को देखते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौटा दी। तो मुझे लगता है कि अब आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते थे वह सब सुलझ गया है। जी हाँ महाराज, वहां उपस्थित सभी लोगों ने एकमत होकर उत्तर दिया। तनाव के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। तो जाओ और तैयारी करो, 3 दिन बाद मैं तुम सबसे फिर मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाथ हिलाकर रसातल सम्राट ने सबको विदा कर दिया। हॉल, जो कुछ क्षण पहले ढेर सारी आवाजों और भावनाओं से भरा हुआ था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। सभी को टेलीपोर्ट कर दिया गया था, हर कोई सिवाय एक के। हा 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 हा, मेरे बेटे, जैसी कि मेरे बेटे से उम्मीद थी। 6 मौलिक शक्तियां। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्हें टेलीपोर्ट किया गया, मन कोमचांद जोर से हंस पड़ा, उसकी आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह ताली बजाते हुए उमड़ पड़ा। आज का दिन उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था, यहाँ तक कि जियानेवान के जन्म के दिन से भी ज्यादा। उसके बगल में हुआ फूचेन ने अपनी बाहें क्रॉस करके गेन कोमचान को नाराजगी भरी नजरों से देखा। क्या आप अपने बेटे पर कितना प्यार लुटाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। वह जवाब देने ही वाला था कि तभी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। मेरा योग्य दामाद कहाँ है? उसने उलझन भरी आवाज में पूछा। भाई यून। हुआ कैली की आवाज कांप उठी और उसने चौंककर चारों ओर देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्हें प्राचीन हॉल से टेलीपोर्ट किया गया तो युनचे उनके साथ नहीं आया था। उसका दिल बैठ गया और उसके दिमाग में बहुत तेजी से विचार आने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई यू अभी भी सम्राट के साथ हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ज्यादा थी। दोनों दिव्य शासकों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर तनाव था। मेंग कोमचान, जो कुछ क्षण पहले हंस रहा था, तुरंत शांत हो गया। हुआ फूचेन की ओर देखते ही उसकी खुशी चिंता में बदल गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? हुआ फूचेन ने धीमी आवाज में पूछा। मेंग कोमचान ने भौहें चढ़ाईं, उसके विचार गंभीर होते गए। अगर वह अभी भी सम्राट के साथ है तो यह कारण नहीं है। जो भी हो, हमें खुद को तैयार रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसकी नज़र दूर प्राचीन हॉल की ओर जा रही थी। भाई यूं, वह बुदबुदाई, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। प्रत्येक शुद्ध भूमि सभा में भविष्य की दिशाओं, लक्ष्यों और आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं पर चर्चा समाप्त होने के बाद उस घटना का समय आ जाता था जिसका युवा पीढ़ी बेसब्री से इंतजार करती थी, अपनी शक्ति की परीक्षा। यह उनके लिए युद्ध में अन्य दिव्य राज्यों के सदस्यों का सामना करके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और सम्मान अर्जित करके खुद को साबित करने का अवसर था। परंपरागत रूप से ये राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सौहार्द बढ़ाने का भी एक तरीका था। लेकिन ये समय अलग था। शाश्वत शुद्ध भूमि के रहस्योद्घाटन का भार सभी पर भारी पड़ रहा था। जो क्षण उत्साह का होना चाहिए था, वह दांव की गंभीरता के आगे फीका पड़ गया। जैसे ही प्रतिभागियों को प्राचीन हॉल से बाहर टेलीपोर्ट किया गया, उन्हें उनके संबंधित आवास महलों में ले जाया गया, जिन्हें शुद्ध भूमि के रक्षकों ने सावधानीपूर्वक तैयार किया था और जो हर विवरण को उत्तम बनाने पर गर्व करते थे। फिर भी शानदार परिवेश और शुद्ध भूमि का शानदार आतिथ्य भी उस उदास मनोदशा को कम नहीं कर सका। युवा पीढ़ी, जो आमतौर पर उत्सुकता से भरी रहती थी, गंभीर भावों से भरी हुई थी। ये जानते हुए कि शुद्ध भूमि सम्मेलन में उनका प्रदर्शन सीधे तौर पर उनके राज्य की शाश्वत शुद्ध भूमि तक भविष्य की पहुंच का निर्धारण करेगा, हल्केपन के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यह अब केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उनके राज्यों की विरासत के लिए एक युद्ध था। सभी समूहों में एक ऐसा समूह था जो अपनी दृढ़ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्पष्ट हार के लिए अलग खड़ा था। पूर्वज ड्रैगन देवकुल, जो कभी एक गौरवशाली वंश था, अब अपनी नियति को स्वीकार करता प्रतीत हो रहा था। उनके चेहरे पर थकान थी और उनके हाव भाव पराजय से भारी थे।
यह एहसास की रैंकिंग में आगे बढ़ने की उनकी संभावना बहुत कम है, उन पर तूफानी बादल की तरह मंडरा रहा था। कुल का युवा स्वामी, जो अभी भी दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ था, उनके पतन की एक स्पष्ट याद दिलाता था। अन्य राज्यों के दिव्य पुत्रों और पुत्रियों की तुलना में उसकी उपस्थिति उस कुल की छाया मात्र लगती थी जो कभी था। अपन गौरवशाली विरासत के बावजूद पैट्रिक ड्रैगन देव कुल का समय उनके पंजों से फिसलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे वे दूसरों की महत्वाकांक्षाओं के मात्र दर्शक बनकर रह गए थे। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन लॉर्ड ने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन थोड़ी निराशा भरी थी। इंसानों के उलट हम ड्रैगन धीमी गति से बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें पहले ही 50 जगहें पक्की मिल चुकी हैं। हम जीते या न जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। पैट्रिक ड्रैगन देवकुल के युवा स्वामी लॉन्ग वांगचू ने आदरपूर्वक अपना सिर झुका लिया। हाँ प्रभु पिता, उसने उत्तर दिया। उसका स्वर स्थिर था लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। वह अपने पिता के शब्दों में एक कड़वी सच्चाई जानता था, इस लड़ाई में उसका सचमुच कोई मौका नहीं था। वह केवल अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में था, अपने कुल की युवा पीढ़ी के शिखर पर ड्रैगन के लिए ये प्रभावशाली था, फिर भी दूसरे राज्यों के दिव्य पुत्रों और पुत्रियों की तुलना में यह उल्लेख करने लायक भी नहीं था। ये जानकर और भी ज्यादा दुख हुआ कि वह ड्रैगन का युवा स्वामी केवल कठिन परिश्रम से ही इस स्तर तक पहुंचा था। उसके कुल के अन्य लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता था, जो और भी पीछे थे? यह अंतर निर्विवाद था। ड्रैगन लॉर्ड ने एक पल के लिए अपने बेटे को गौर से देखा, उसकी सुनहरी आंखें भावुकता से भर गईं। तुम थोड़ी ताज़ी हवा में बाहर क्यों नहीं जाते? यहाँ बंद रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। पवित्र भूमि हमारे घर से कहीं बेहतर है, यहाँ रहते हुए कुछ रिश्ते बनाने में कोई हर्ज नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों में एक वजन था जिसे लॉन्ग वांगचू ने नजरअंदाज नहीं किया। ये सलाह भी थी और एक सूक्ष्म निवेदन भी, उनके कुल की गिरती स्थिति की स्वीकृति भी। शायद अगर उसका बेटा किसी शक्तिशाली सहयोगी के साथ संबंध स्थापित कर ले, तो कुल का भविष्य कुछ आशा से भर सकता है। तो ये बच्चा आपकी बात मानेगा, लॉन्ग वांगचू ने धीमी लेकिन आज्ञाकारी आवाज में जवाब दिया। वह खड़ा हुआ और बाहर निकलने से पहले आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मुझे निराश मत करो, समझ रही हो, प्रकाशहीन दिव्य अधिपति शेनवू यान्ये ने धारदार आवाज में कहा। उसकी ठंडी पैनी निगाहें सामने खड़ी युवती को घूर रही थी। उसकी आंखें, जो बेकाबू नफरत से भरी थी, दुनिया के प्रति और सबसे बढ़कर पुरुषों के प्रति तिरस्कार से भरी थी। उसकी नफरत गहरी थी, एक अदम्य आग जो उसके हर विचार को भस्म कर रही थी। दिव्य राज्यों में 6 दिव्य संतानों में से 4 पुरुष थे, और यहाँ तक कि पैट्रिक ड्रैगन देवकुल ने भी एक पुरुष उत्तराधिकारी चुना था। यह उसे लगातार याद दिलाता रहता था कि वह किससे सबसे ज्यादा घृणा करती थी। ये दुनिया कितनी घृणित है, उसने कड़वाहट से सोचा। केवल 2 दिव्य संतानें महिलाएं थीं और उनमें से एक, उसकी नज़र में, एक बेकार निराशा थी। इससे उसकी अपनी दिव्य पुत्री बची, जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। उसे मजबूत बनाने के लिए त्याग और योजनाएं बनाई थी, इतनी मजबूत कि जो भी उसके रास्ते में आए उसे कुचल दे। तुम्हें जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, शेनवू यान्ये ने दोहराया। उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ और भी कठोर होती जा रही थी। उसके लिए सभी पुरुष कूड़ा थे, और अगर उसकी दिव्य पुत्री कूड़े को भी नहीं हरा सकती, तो वह भी उनके साथ गंदगी में ही रहेगी। जीत सिर्फ अपेक्षित नहीं थी, उसकी मांग भी थी। हाँ माँ, युवती ने स्थिर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से चमक रही थीं, जो उसकी माँ की अपेक्षाओं के भार को दर्शा रही थी। न कोई झिझक थी, न कोई डर, बस खुद को योग्य साबित करने का अटल संकल्प था। असीम दिव्य साम्राज्य के निवास में क्रोध की गर्जना गूंज उठी, जिससे भव्य हॉल की नींव हिल गई। बूम, एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और एक आकृति जोर से एक मोटी पत्थर की दीवार से टकरा गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा गया। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी, कांप रही थी और खौफ रही थी। दया, दया, प्रभु भाई जियो जी, दया करो। टूटी हुई आकृति ध्यान शुयंग मुश्किल से विनती कर पा रही थी। उसकी आवाज कमजोर और आतंक से भरी हुई थी। उसके कभी साफ सुथरे वस्त्र खून से लथपथ थे, उसका शरीर विनाशकारी प्रहार से कौप रहा था। भगवान भाई, कृपया शूटिंग पर दया करो। एकत्रित भीड़ में चीखें गूंज उठी और लोग उस युवती को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। वे पूरी तरह से हतप्रभ थे। उनके राज्य के प्रिय दिव्य पुत्र दियान जियोजी के इतने अनियंत्रित क्रोध को भला क्या भड़का सकता था? कुछ क्षण पहले निवास स्थान खुशी और उत्साह से भर गया था।
जब उन्होंने अपने स्वामी पिता और स्वामी भाई को आते देखा तो सभी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था और खुशखबरी की प्रतीक्षा में थे। उनमें से दियान शुयंग, जो हमेशा जीवजी के करीब रही थी, ने लापरवाही से बात करने की गलती की थी। क्या तुम इसलिए रुक गए क्योंकि सगाई की बात करनी थी? उसने हल्के से हंसते हुए पूछा था। तो शादी कब है? यह एक मासूम टिप्पणी थी, माहौल को हल्का करने के लिए किया गया मजाक। लेकिन इसका अकल्पनीय क्रोध के साथ सामना हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जीवजी की मुट्ठी उसकी छाती से टकरा गई और वो इतनी जोर से हवा में उछल गई कि न सिर्फ उसका शरीर बल्कि खुशी और सौहार्द का माहौल भी चकनाचूर हो गया। अगर उसने सुरक्षा कवच न पहना होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। क्या क्या हो रहा है? यह विचार सबके मन में कौंध गया और अफरा तफरी मच गई। जीवजी हॉल के बीचों बीच खड़ा था, लाल थी, उसका आभामंडल बेकाबू होकर भड़क रहा था। युवा महिलाएं और पुरुष, उसके भाई बहन और उसकी आंखें गुस्से, साथ ही जो हमेशा उसका सम्मान करते थे, अब डर के मारे कांप रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे क्योंकि वे उसकी हरकतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। बस बहुत हो गया जीवजी, जाओ और शांत हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। दियान राहु की आवाज दृढ़ थी, फिर भी निराशा से भरी हुई थी। वह अपने बेटे को ध्यान से देख रहा था। कमरे में व्याप्त क्रोध और कोलाहल जीवजी के दिल की उथल पुथल को दर्शा रहा था। दियान राहु को अपने बेटे के बारे में सच्चाई हमेशा से पता थी। दुनिया के सामने दियान जीवजी ने जो सौम्यता दिखाए, वह एक मुखौटे से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसा मुखौटा जो उसके अंदर छिपे अंधेरे को छुपाने के लिए सावधानी से बनाया गया था। आखिर जो व्यक्ति सबसे नीचे से उठकर दिव्य पुत्र बना, वह सिर्फ सौम्यता से ऐसा कैसे कर सकता था? निर्दयता और ठंडे विवेक ने ही उसे शिखर तक पहुंचाया था। उसने जो कोमलता दिखाई थी, वह हुआ कैली के लिए ही थी, वह स्त्री जिसने अब उसके सावधानीपूर्वक बनाए गए मुखौटे को तोड़ दिया था। उसके जाने के साथ वह मुखौटा पूरी तरह से ढह गया था और उसके भीतर का कच्चा बेलगाम अंधकार प्रकट हो गया था। हाँ पिताजी, दियान जीवजी ने आखिरकार धीमी और तनावपूर्ण आवाज में जवाब दिया। उसे बोलने के लिए पर्याप्त नियंत्रण पाने में एक पल लगा। अपने हाथ के एक झटके से उसने बेहोश दियान शुयंग की ओर अमृत की एक छोटी बोतल उछाली, जो मलबे और खून से सनी दीवारों के बीच पड़ी थी। बोतल उसके पास एक हल्की खनक के साथ गिरी। उसकी सामग्री उपचार शक्ति से झिलमिला रही थी। बिना एक और नजर डाले वह बुरा और अपने निर्धारित कमरे की ओर चल दिया। कमरे में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके या एक शब्द भी बोले। फिर भी जैसे जैसे उसकी पीठ पीछे हटती गई, उसकी आंखों में धधकती आग किसी को दिखाई नहीं दी। नफरत इतनी गहरी थी कि मानो उसे पूरी तरह से निगल जाएगी। कैली, साली, कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसके मन में जहरीले विचार उमड़ रहे थे। उसका हर कदम उसके गुस्से की प्रतिध्वनि कर रहा था। जैसे जैसे जहरीला गुस्सा उसके अंदर तक समाता जा रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ तुम्हारे लिए, और फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मेरे प्यार को धोखा देने की। उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थीं कि उसकी हथेलियों से खून रिस रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसे बस अपने दिल में धधकते गुस्से का एहसास हो रहा था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसके विचार गरज उठे। मैं दियान जीवजी हूँ। मेरे पास महान क्रोध की दिव्य शिरा है, एक ऐसी शक्ति जो मुझे दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाएगी। और फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। उसके मन में एक के बाद एक शाप उमड़ रहे थे, हर एक शाप पिछले शाप से भी ज्यादा जहरीला। आज की घटनाओं ने उसके संयम की हर परत उतार फेंकी थी और उस अंधेरे को पूरी तरह से जगा दिया था जिसे उसने इतने लंबे समय से दबा रखा था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं, क्योंकि उसकी नफरत को एक नया निशाना मिल रहा था। मंग जियाने युवान नाम उसके जहन से जहर की तरह टपक रहा था। चलते हुए उसकी आंखें जानलेवा इरादों से चमक रही थीं। आज के अपमान का बदला मैं 100 गुना नहीं, लाख गुना चुकाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी शपथ उसके हृदय में गूंज उठी, उसके संकल्प को और दृढ़ कर दिया। आज वह दिन था जब दियान जीवजी का असली रूप महत्वाकांक्षा और क्रोध की आग में तपता हुआ व्यक्ति पूरी तरह जागृत हो गया था। विशाल प्राचीन हॉल में केवल 2 आकृतियां बची थीं। एक अधिकार के भव्य आसन पर विराजमान था, जिससे अपार शक्ति का आभास हो रहा था, जबकि दूसरा उसके सामने खड़ा था, ऊपर से शांत लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। न का सामना अथाह सम्राट मोसू से हुआ। उसका दिल बिजली की तरह धड़क रहा था क्योंकि वह अपने भीतर की अराजकता को दबाने की कोशिश कर रहा था।
अगर हुआ कैली से डियान जियोजी की सगाई रद्द करना उसकी पहली जीत थी, तो आगे जो था वह दूसरी थी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। उसे इस मुठभेड़ से बचना था। उसका भविष्य, उसकी योजनाएं और उसका जीवन इसी क्षण पर टिका था। यह उसका सबसे बड़ा जुआ था। हालांकि उसके मन में विचारों और आकस्मिक योजनाओं का मंथन चल रहा था, फिर भी बाहर से युनचे के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सम्राट की नज़रों से नज़रें मिलाईं और पूछा, महाराज, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? उसका लहजा सहज और स्वाभाविक था, जो उसके भीतर घुंघराले तनाव को छुपा रहा था। रसातल सम्राट थोड़ा आगे झुका, उसकी पैनी निगाहें युनचे पर टिकी थी। युनचे के प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसने सीधा आदेश दिया, मुझे अपनी तात्विक शक्तियां दिखाओ। शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और अडिग। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी, इस मांग से बचने का कोई रास्ता नहीं था। नची का दिमाग तेजी से घूम गया। तो यही है, उसे भी यही अंदेशा था, लेकिन इसकी पुष्टि सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसका बाहरी संयम कम नहीं हुआ। जी हाँ महाराज, उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए युनचे ने अपने दिल के तूफान को शांत किया। जो भी होगा, उसने उसके लिए तैयारी कर रखी थी। उसका हाथ उसकी आस्तीन में छिपी उस स्थानिक संरचना से हल्के से टकराया, जो विश्वभेदी के भागने की कुंजी थी। किसी को पता भी न चले, उसने शुद्ध भूमि की अपनी यात्रा के दौरान पास में ही एक गुप्त टेलीपोर्टेशन पॉइंट स्थापित कर रखा था। विश्वभेदक की शक्ति का पता लगाना असंभव था, जिससे वह बिना पकड़े ही आगे बढ़ सकता था। अगर हालात बिगड़ते तो वह अपनी संरचना को सक्रिय कर देता और तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता, न सिर्फ इस हॉल से दूर, बल्कि फॉग सागर के बीचों बीच, जहां सम्राट की पहुंच भी कम हो जाती। यह उनका अंतिम सुरक्षा जाल था, ऐसा कदम जो उनके जीवित रहने को सुनिश्चित करेगा, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। युनचे की हथेली में आग की लपटें चमक उठी, जो पूरी तरह से नियंत्रित होते हुए भी चमक रही थी। मुझे वे सब दिखाओ, रसातल सम्राट मोसू ने आदेश दिया। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भार था जिससे संकोच की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिना कुछ कहे युनचे ने सिर हिला दिया। उसने लौ को बुझने दिया और फिर एक के बाद एक हर तात्विक शक्ति का आह्वान किया। बिजली कड़कने लगी, जिससे हॉल चमकने लगा। बर्फ के क्रिस्टल हवा में नाच रहे थे। ठंडे अविचल एक हल्की हवा बह रही थी, जिसमें एक लगभग अगोचर गुंजन थी। युनचे के पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ हिली जब उसने पृथ्वी की शक्ति का आह्वान किया, और अंततः उसका हाथ प्रकाश गहन ऊर्जा के शुद्ध, दीप्तिमान प्रकाश से चमक उठा। हर प्रदर्शन मोसू की आंखों में कुछ झिलमिलाता था, अतीत की एक झलक, उसकी आत्मा में गहरे दबे भाव। कभी कभी उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती थी, तो कभी दर्द और लालसा की परछाइयां उसके चेहरे पर छा जाती थी। अब इन्हें एक साथ चलाओ, मोसू ने निर्देश दिया। युनचे कुछ देर के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने खुद को स्थिर किया और अपने मन को एकाग्र किया। अग्नि, बिजली, बर्फ, हवा, पृथ्वी और प्रकाश, 6 शक्तियां उसके हाथों में एक लय में थीं, जो पूर्ण प्रभुत्व के प्रदर्शन में एक साथ घूम और गुंथ रही थीं। उद्धरण चिन्ह। मोसू ने डिस्प्ले को घूरा, उसकी निगाहें तत्वों को चीरती हुई मानो उनकी सतह के पार कुछ खोज रही हों। उसके होंठ हिल रहे थे, मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, लेकिन युनचे ने फुसफुसाते हुए शब्दों को सुन लिया। ये सचमुच आपकी शक्ति है बड़े भाई। अथाह सम्राट की आवाज में दुख और पुरानी यादों का स्पष्ट बोझ था। हालांकि उसकी आंखें उस तात्विक प्रदर्शन पर टिकी थीं, फिर भी मानो किसी और ही समय में खोई हुई थीं। युनचे ने अपनी शक्तियों को सक्रिय रखते हुए मोसू के हाव भाव में हर बारीकी, हर सूक्ष्म बदलाव पर ध्यान दिया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था और उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अंततः मोसू ने अपना हाथ उठाया और युनचे को रुकने का इशारा किया। दैवी शक्तियां लुप्त हो गईं और हॉल में सन्नाटा छा गया। युनचे की सांसें स्थिर थीं, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा और मन पसीने से भीग रहे थे। उसने अपना संयम बनाए रखा, जबकि सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भाव स्पष्ट थे। प्राचीन हॉल में प्रवेश करने के बाद पहली बार मोसू खड़ा हुआ। उसकी चाल धीमी, सोची समझी और पूरी तरह से आज्ञाकारी थी। युनचे की ओर उसका हर कदम युनचे के संकल्प पर हथौड़े की चोट जैसा लग रहा था, और हर पल तनाव बढ़ता जा रहा था। मोसू को आते देख युनचे का दिल धड़क उठा। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे विश्वभेदक दल की सेना तैयार करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने विरोध किया। शांत रहो, शांत रहो। जब मोसू आखिरकार उसके सामने रुका, तो सम्राट ने युनचे को बहुत देर तक चुपचाप देखा।
उसकी गहरी और अथाह आंखें मान अनगिनत सदियों का भार समेटे हुई थी। फिर बिना किसी चेतावनी के उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुका और उसकी नज़र छत की ओर चली गई। हॉल की कभी अलंकृत छत अब बदल गई थी, अब अनंत तारों के विशाल विस्तार जैसी लग रही थी। टिमटिमाती रोशनियां उनके ऊपर नाच रही थीं, मोसू की आंखों में झलक रही थी मानो उसे यादों के सागर में खींच रही हों। मोसू आंखें बंद किए स्थिर खड़ा रहा, उसकी अभिव्यक्ति दूर थी, मानो वह किसी ऐसी दुनिया में खो गया हो जिसे सिर्फ वही देख सकता था। उसकी खामोशी भारी और अटूट लगातार बढ़ती रही, जिससे युनचे निश्चल खड़ा रहा। उसका मन बेचैनी के किनारे पर डगमगा रहा था। रसातल के पूरे इतिहास में कभी भी किसी के पास 3 से अधिक तात्विक शक्तियां नहीं थीं। फिर भी आप यहाँ हैं, 6 में महारत हासिल करने में सक्षम। क्या आपको एहसास है कि आप कितने असाधारण हैं? मोसू की आवाज में एक वजन था जो प्राचीन हॉल में गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक शब्द युनचे पर एक शांत तूफान की तरह दबाव डाल रहा था। मैं जानता हूँ महाराज, युनचे ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसके भीतर की उथल पुथल भरी भावनाओं के बावजूद उसका स्वर स्थिर था। है, काश तुम सच में जानते। एक शांत आवाज युनचे की आत्मा में गहराई से गूंज उठी। लीसू की आवाज, उसके स्वर में मनोरंजन और उदासी का एक अजीब मिश्रण था। मोसू, जो अभी भी उसके सामने खड़ा था, ने अपनी नज़र वापस युनचे पर घुमाई। ऊपर छत पर अनंत तारे थोड़े धुंधले हो गए। जैसे ही अबीसाल सम्राट का ध्यान केंद्रित हुआ। तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक स्पष्ट अधिकार था। युनचे के लिए मोसू के इतने करीब होना मानो ब्रह्मांड के एक जीवंत अवतार के सामने खड़ा हो। हालांकि मोसू की शक्ति संयमित थी, लेकिन उससे निकलने वाली आभा दम घूंटने वाली थी। मुख्य पुजारी की विशाल उपस्थिति, जो अनंत सागर के समान थी, की तुलना में गोसू तारों के एक विशाल विस्तार की तरह था, एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से समझ से परे था। युनचे ने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपने भावों को शांत रखा। उसने सोचा, ये तो सौभाग्य की बात है कि मोसू, जैसा कि विधर्मी देवता के स्मृति अंशों में दर्शाया गया है, स्वाभाविक रूप से एक अच्छा इंसान है। वरना रसातल का अस्तित्व ही न होता। फिर भी जैसे ही युनचे ने जो कुछ भी सीखा था, उसे एक साथ जोड़ते हुए एक भयावह सत्य उसके मन में पहले ही जड़ चुका था। रसातल का अंत भी उसके सम्राट के कारण ही होगा। जमा, मेरे गुरु ने ही मुझे पढ़ाया और विरासत दी, युनचे ने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन सम्मानजनक थी। उसने इस सवाल का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था और उसने अपना जवाब सोच समझकर तैयार किया था। तुम्हारा स्वामी कौन है? मोसू की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनका स्वर जिज्ञासा से भरा हुआ था। मैं, महाराज, मैं सचमुच नहीं जानता, युनचे ने उत्तर दिया। उसके शब्द झिझकते हुए थे, बहुत अधिक खुलासा किए बिना। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक गणना की गई थी। ओह, मोसू की भौं थोड़ी सी उठी। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उद्धरण चिन्ह, 100 साल पहले मेरे गुरु ने मेरी आत्मा को बचाया था, युनचे ने शुरू किया। उसके भीतर उठ रहे तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मेरा अतीत, मेरी पहचान, सब कुछ खो गया था। मेरे गुरु ने ही मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी हर शक्ति, मुझे उन्हीं की दी हुई है। उसने अपनी व्याख्या को ध्यान से गढ़ा, हर शब्द को सटीकता से चुना। मोसू चुपचाप सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उसकी उपस्थिति का भार युनचे पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अथाह सम्राट ने अविश्वास का कोई संकेत नहीं दिया। बस बहुत हो गया। मोसू की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उनका स्वर शांत मगर आज्ञाकारी था। युनचे ने आश्चर्य से पलकें झपकाए, लेकिन गोसू की बात जारी रखते ही उसने जल्दी से अपने चेहरे पर भाव संवार लिए। हमारे पास समय कम है। तुम्हें वापस जाकर आगे की लड़ाइयों की तैयारी करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, इससे पहले कि युनचे जवाब दे या झुक सके, मोसू ने अपना हाथ उठाया और उसकी शक्ति की एक लहर के साथ युनचे का रूप प्राचीन हॉल से गायब हो गया। अब खाली पड़े हॉल में छत, जो कभी अनंत तारों वाले आकाश के समान दिखती थी, धीरे धीरे धुंधली हो गई तथा जटिल प्राचीन पैटर्न की अपनी मूल स्थिति में लौट आई। मोसू अब अकेले छत से नजरें झुकाए हुए था। उसकी गहरी आंखों में लंबे समय से दबी भावनाएं टिमटिमा रही थीं और उसकी आवाज, जो फुसफुसाहट से थोड़ी ही ज्यादा थी, खामोश हॉल में धीरे से गूंज रही थी। मैं कोंगचान, मुझे नहीं पता कि वह सचमुच तुम्हारा बेटा है या नहीं। मोसू के होठों पर एक फीकी, उदास मुस्कान आ गई, लेकिन बड़े भाई के उत्तराधिकारी के रूप में मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह रुक गया,
उसकी नजरें कहीं दूर थीं, मानो वह किसी ऐसी दुनिया में झांक रहा हो जिसे सिर्फ वही देख सकता था। मजबूत बनो युनचे, वह बुदबुदाया। शायद जैसे मैंने तुम्हें उस छोटी बच्ची कैली के साथ एक सुखद अंत दिया है, वैसे ही एक दिन तुम मुझे भी दोगे। उसके शब्द हवा में तैर रहे थे, एक ऐसी लालसा से भरे हुए जो मानो अनंत काल तक फैली हुई हो। फिर एक गुजरती हुई हवा की तरह मोसू का रूप विलीन हो गया और प्राचीन हॉल एक बार फिर खाली हो गया। उसका सन्नाटा गहरा और अटूट हो गया। कुछ ही क्षणों बाद यूचे ड्रीमवीवर किंगडम के आवास में प्रकट हुआ, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। हुआ कैली और हुआ फूचेन भी हॉल में मौजूद थे। उनका ध्यान उसके आगमन के संकेत स्वरूप अचानक आए ऊर्जा की ओर गया। भाई यून, हुआ कैली की आवाज गूंजी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी आंखों में उसकी चिंता और लालसा साफ दिखाई दे रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। युनचे ने भी पूरे दिल से उसे गले लगाया। उसकी उपस्थिति की गर्माहट ने उस तनाव को कम कर दिया जो अभी साल सम्राट से मिलने के बाद से उसके दिल में था। ड्रीमवीवर साम्राज्य के निवासी उसके अचानक आगमन स्तब्ध रह गए। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी और वे समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर हुआ क्या था। तनाव तब और बढ़ गया जब कुछ ही देर बाद अथाह सम्राट का एक फरमान पवित्र भूमि में गूंज उठा। डियान ज्यूची और हुआ कैली के बीच सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई। ये घोषणा जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे दिव्य साम्राज्य और पैट्रिक ड्रैगन कुल में खलबली मच गई। चर्चाएं शुरू हो गईं, अटकलें तेज हो गईं, और यहाँ तक कि देवता भी इस अचानक लिए गए निर्णय से अचंभित रह गए। हालांकि ये खबर जितनी भी महत्वपूर्ण थी, किसी के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। पूरी शुद्ध भूमि 3 दिन बाद होने वाली लड़ाइयों की तैयारियों में व्यस्त थी। सम्राट का आदेश स्पष्ट था, प्रत्येक राज्य और ड्रैगन वंश 10 प्रतिनिधि भेजेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 70 प्रतिभागी होंगे। पहले दौर में ही 35 लड़ाइयां होंगी, जो एक ही दिन में पूरी होने के लिए एक बड़ी संख्या थी। लेकिन ये शुद्ध भूमि थी, अथाह सम्राट की शक्ति का केंद्र। कहा जाता था कि इस आयोजन के लिए अनगिनत अखाड़े विशेष रूप से तैयार किए गए थे और उनके स्थान रहस्यमय भूमि में बिखरे हुए थे। सम्राट की व्यवस्था के कारण सभी युद्ध एक साथ हो सकते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि पहला दौर एक ही दिन में पूरा हो जाए। शुरुआती दौर के बाद 1 महीने का आराम का दौर शुरू होगा। चोटें लगना तो लाजमी था, लेकिन उन्नत चिकित्सा गोलियों, उपचारात्मक संरचनाओं और राज्यों के संसाधनों के साथ प्रतिभागियों के ठीक होने और अगले चरण के लिए तैयार होने के लिए 1 महीना काफी होगा। रसातल के इतिहास में शुद्ध भूमि सम्मेलन को हमेशा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा के एक मंच के रूप में देखा जाता रहा है, राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर। लेकिन इस बार मामला अलग था। दांव पहले कभी इतना ऊंचा नहीं था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार जीवन बदल देने वाले थे। पहली बार इस प्रतियोगिता की रैंकिंग प्रत्येक राज्य के भविष्य को सीधे प्रभावित करेगी और अनंत पवित्र भूमि की यात्रा के लिए उनके आवंटित स्थानों का निर्धारण करेगी। अब ये केवल सम्मान की बात नहीं थी, यह अस्तित्व की बात थी। युवा पीढ़ी, जो आमतौर पर उत्साही और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए तत्पर रहती थी, अब गंभीर भावों से भर गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि इन झगड़ों को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बार हर हमला, हर टकराव उनके राज्य के भविष्य का भार उठाएगा। दिव्य राज्य और पैट्रिक ड्रैगन कुल में प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया गंभीरता से शुरू हुई। ये निर्णय हल्के में नहीं लिया गया, क्योंकि प्रत्येक राज्य ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। प्रतिनिधियों को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के गौरव और शक्ति का प्रतीक भी होना था। अध्याय 9, अध्याय 2129, मेन का सपना। हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। वाह हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक हंसी के ठहाके गूंज उठे, जो ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के निवास में गूंज रहे थे। गूंजती हुई आवाज ने सबके कान के पर्दे हिला दिए। हॉल और उसके बाहर तक गूंज रही थी। फिर भी किसी ने भी जिम्मेदार व्यक्ति को रोकने की हिम्मत नहीं की। वे ऐसा कैसे कर सकते थे जब उनका दिव्य अधिपति स्वयं इतनी जोर से हंस रहा था। मेन कोमचान की आंखें बिना रुके आंसुओं से चमक रही थीं और वह बेबाक हंस रहा था। उसे दिखावे की परवाह नहीं थी, न ही किसी दैवीय प्रतिनिधि से अपेक्षित शिष्टाचार की, न ही किसी सच्चे ईश्वर के प्रति श्रद्धा की। आज वह सब कुछ एक तरफ रख दिया गया था। आज वह एक पूरे राज्य का शासक नहीं था,
वही ईश्वरीय शक्ति का अवतार नहीं था। आज वह केवल एक पिता थे, एक पिता जो अपने बेटे के लिए अत्यधिक गर्व और खुशी से भरा हुआ था। उसकी हंसी बेबाक, बेकाबू और भावनाओं से भरी थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह इसलिए हंसा क्योंकि उसका बेटा, जो कभी खो गया था, अब लौट आया था और पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। वह इसलिए हंसा क्योंकि वह अपने दिल में उमड़ती खुशी को रोक नहीं पा रहा था। उसके आसपास सेवक और पहरेदार एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि मुस्कुराएं या गंभीर रहें। उन्होंने अपने स्वामी को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था, फिर भी कोई भी उस गर्मजोशी को नकार नहीं सकता था जो कमरे में फैल रही थी, उनकी बेलगाम हंसी की आवाज से। दिव्य रीजेंट, यह, युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा, और हैरानी से देखा कि मेंग कोंगचन अपनी बेकाबू हंसी जारी रखे हुए था। कौन सा दिव्य शासक? मेंग कोंगचान ने अचानक युनचे की ओर उंगली उठाए। उसका चेहरा एक अतिशयोक्तिपूर्ण मुंह बनाकर मुड़ गया जो उसके सच्चे ईश्वर होने के दर्जे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। तुम तो पहले ही खुद को मेरा बेटा कह चुके हो, मुझे फिर से पिता कहो, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? वाह हा 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 हा। उसकी जोरदार हंसी फिर से शुरू हो गई, बेलगाम और पूरी तरह से बेकाबू। युनचे उस आदमी को घूर रहा था, उसके चेहरे पर अविश्वास और मनोरंजन के भाव थे। क्या ये सचमुच वही दिव्य शासक है जो पूरे राज्य में सम्मान और भय का पात्र है? उसने सोचा, उसके मन में अविश्वास की एक झलक उभरी। हाँ, पिताजी, युनचे आखिरकार मान गया। उसके मुंह से शब्द उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से निकल रहे थे। वह पहले ही गेंग कोंगचान के बेटे होने का दावा कर चुका था, अब उसे फिर से यह कहना अजीब तरह से स्वाभाविक लग रहा था। हाँ, बस यही है। मेंग कोंगचान विजयी भाव से दहाड़ा, उसकी खुशी छलक रही थी। एक बार और, आहा। उसकी जंगली हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसकी तीव्रता से दीवारें हिल गई। क्या किसी ने कभी प्रभु परमेश्वर पिता को इतना खुश देखा है? मेंग जियानेक्सी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपने पिता को मनोरंजन और अविश्वास के मिले जुले भाव से देखते हुए। हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था कि रसातल सम्राट के साथ निजी मुलाकात में क्या हुआ था, फिर भी अपने पिता को इतना प्रसन्न देखकर उसे अप्रत्याशित गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसकी नज़र युनचे की ओर गई। लगता है भाई युआन को अपनी याददाश्त वापस आ गई है, उसने मन ही मन सोचा। फिर भी यह विचार ज्यादा देर तक नहीं टिका। जो बीत गया सो बीत गया। जो कुछ भी हुआ, उससे उसका संकल्प नहीं बदला। उसने युनचे को अपने से ऊपर मान लिया था। ये फैसला उसकी माँ की गलतियों की समझ और सुधार करने के उसके अपने दृढ़ संकल्प से उपजा था। अगर युनचे को सचमुच अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी, तो ठीक है। अब कुछ नहीं बदला। मेंग कोंगचान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हंसी इतनी परेशान करने वाली हो सकती है। हुआ फूचेन की आवाज कमरे में गूंज उठी, उसके स्वर में चंचल झुंझलाहट थी। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके अपने पुराने दोस्त को ऐसे देखा जैसे उसकी नज़र में झुंझलाहट और स्नेह का मिश्रण हो। गेंग कोंगचान, अब भी बेकाबू हंसते हुए, हाथ हिलाकर टालने की मुद्रा में बोला, क्या हुआ फूचेन? ईर्ष्यालु हो, तुम ऐसे नहीं हंस सकते। हा, उद्धरण चिन्ह। हुआ फूचेन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। इस तरह तो तुम मेरे लायक दामाद को डरा दोगे, बेवकूफ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ उसके शब्दों के बावजूद नर्म पड़ गई। मेंग कोंगचान की बेकाबू खुशी देखकर उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, एक ऐसा समय जब वे जिम्मेदारियों से मुक्त थे, हंसने और सपने देखने के लिए आज़ाद थे, बिना पूरे साम्राज्य के बोझ के। वह समय बहुत पहले बीत चुका था, लेकिन इस संक्षिप्त क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसका एक टुकड़ा वापस आ गया हो। वाह हा। हुआ फूचेन की टिप्पणी पर मेंग कोंगचन की ठहाकेदार हंसी और तेज हो गई। उसकी आवाज पूरे घर में बिजली की तरह गूंज उठी। बड़े भाई युन, अब हम आखिरकार हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, है ना? हुआ कैली की मधुर आवाज हंसी की आवाज में गूंज उठी। वह युनचे के पास खड़ी थी, उसका नाजुक शरीर शांत दृढ़ संकल्प की आभा से घिरा हुआ था। उसकी आंखें भावनाओं से झिलमिलाती हुई उसकी आंखों में झांक रही थी। इंतजार के सारे साल, दर्द और लालसा, ये सब इसके लायक थे। सब कुछ इसके लायक था। युनचे ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाए, उसकी आंखें अटूट प्रेम से भरी थीं। हाँ, उसने सरलता से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ स्थिर और ईमानदारी से भरी हुई थी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, युनचे आगे झुके और उनके होंठ एक चुंबन में मिल गए, और इस तरह उन्होंने एक दूसरे से किए गए वादे को पक्का कर दिया। उनके बीच के जोश और कोमलता ने कमरे को जगमगा दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। हालांकि वे पहले ही दियान जिउजी और हुआ कैली की सगाई रद्द करने का अथाह सम्राट फरमान सुन चुके थे,
लेकिन दोनों को इस तरह एक साथ देखना बिल्कुल अलग बात थी। अटकलें लगाना एक बात थी, उनके प्यार का गवाह बनना बिल्कुल अलग बात थी। आह! हुआ फूचेन ने खामोशी तोड़ते हुए गला साफ किया और अजीब तरह से नजरें फेर लीं। क्यों न हम सब बाहर चलें? हमें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। सोच रहा हूँ कि उस पुराने पत्थर के पेड़ पर आखिरकार फल लगे होंगे या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द सोच समझकर कहे गए थे, उस जोड़े के अंतरंग पल से सबका ध्यान हटाने की एक छिपी हुई कोशिश। उसके लहजे में हास्य का पुट था, लेकिन उसके हाव भाव से एक पिता की कोमल चिंता झलक रही थी। अब जब सारी बाधाएं दूर हो चुकी थीं, हुआ फूचेन ने एक तरफ हटकर अपनी बेटी और युनचे को वह जगह देने में कोई संकोच नहीं किया जिसके वे हकदार थे। अब उसने पूरे दिल से युनचे को अपना भावी दामाद मान लिया था, अपना योग्य दामाद, इतना कि उसके मन में अगर कल कोई बच्चा भी आ जाए तो वह खुशी खुशी उसका खुले दिल से स्वागत करेगा। हाँ, मैं सहमत हूँ, मेंग कोमचान ने जोरदार हंसी के साथ कहा। उसकी खुशी साफ जाहिर थी। उसने हाथ हिलाकर सबको जाने का इशारा किया। बेहतर होगा कि बच्चों को खुद ही सब कुछ सुझाने दिया जाए। एक एक करके बाकी लोग उस घर से जाने लगे। देवताओं ने, जो हमेशा मर्यादा का ध्यान रखते थे, आकाश में ऊपर जाते समय ध्वनिरोधी अवरोध बनाए ताकि दंपत्ति को एकांत में रखा जा सके। अवरोधों की ये झिलमिलाती परतें पारदर्शी पर्दों की तरह लटकी हुई थीं, मानो उनके पीछे हटने का संकेत दे रही हों। जैसे ही उनमें से आखिरी व्यक्ति उड़ गया, एक समय का चहल पहल भरा निवास स्थान शांत हो गया और पीछे केवल मेंग कोमचान की हंसी की हल्की सी गूंज और आनंदमय वातावरण की गर्माहट रह गई। मुझे तुम्हारी याद आती है, हुआ कैली फुसफुसाई। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी क्योंकि उसके चुंबन अधिक उत्साही हो गए थे। उसके हाथ धीरे से उसके आंतरिक कपड़ों की तहों में फिसल गए। उसका स्पर्श कोमल था फिर भी लालसा से भरा था। कैली, युनचे ने धीमी और स्नेह से भरी आवाज में धीरे से कहा। उसके हाथ हल्के से कांपते हुए उसके हाथों की तरह थे, जैसे वे बरसों के अलगाव और लालसा को पाटने की कोशिश कर रहे हों। घर के शांत एकांत में इस जोड़े ने अपने प्यार और जुनून को उमड़ने दिया और उनकी भावनाओं का बोझ आखिरकार उतर गया। हवा में मधुर प्रेमपूर्ण ध्वनियां गूंज रही थीं, जो अपने साथ एक दूसरे से किए गए अनकहे वादे भी समेटे हुए थीं। लेखक ने 100,000 शब्द छोड़ने का निर्णय लिया है। जैसे ही युनचे हुआ कैली को उसके लिए तैयार किए गए कमरे में ले गया, उसकी आंखें प्रेम से भर आईं। फिर भी उसने उन भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लिया, ये जानते हुए कि वह उन्हें अभी बाहर नहीं आने दे सकता। दुश्मन के इलाके में अंतहीन साजिशों और लगातार निगरानी से थका हुआ उसका मन आखिरकार गहरी थकान के लक्षण दिखाने लगा। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाकर उसने पल भर रुककर दोनों पर कंबल डाल दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह आराम से बिस्तर में दुबकी हुई है। फिर खुद आराम करने लगा। पहली बार मानो अनंत काल में युनचे का शरीर थकान के आगे झुक गया। वह पीछे की ओर झुक गया, उसका सिर उसके सिर के पास टिका हुआ था और लगभग तुरंत ही नींद में डूब गया। शायद ये सब कुछ का चरमोत्कर्ष था, उसकी अथक योजनाएं, दुश्मनों से घिरे होने का हमेशा बना रहने वाला खतरा और उसकी जटिल योजनाओं के अनुसार काम करने की अपार राहत। अंततः उसकी थकान जीत गई और उसे गहन अविचल विश्राम का एक दुर्लभ क्षण मिला। युनचे को पता ही नहीं चला कि जैसे ही उसकी सांसें स्थिर हुई और उसकी चेतना फीकी पड़ गई, उसके भीतर बसा संसार का दर्पण मन मन झिलमिला उठा। एक मृदु सुनहरी रोशनी कुछ देर के लिए टिमटिमाई, जिसने कमरे को एक पल के लिए रोशन किया और फिर मानो गायब हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। वाह वाह वाह! एक बच्चे की किलकारी हवा में गूंज रही थी। जोरदार और जीवन से भरपूर कांपते हाथों ने नवजात शिशु को कसकर पकड़ रखा था, मानो छोड़ने से डर रहे हों। हाँ, मेरे युवानर! एक धीमी कांपती हुई हंसी चीखों के बीच से निकली, जो खुशी और प्यार से भरी हुई थी। भावनाओं से भरी उस आवाज में अनगिनत उम्मीदों और सपनों का बोझ था। मेरे युवानर, तुम आखिरकार आ ही गए। उस आदमी की आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब वह अपनी गोद में लिए बच्चे को देख रहा था। उसके चेहरे पर अपार खुशी और राहत का मिश्रण था, मानो स्वर्ग ने आखिरकार उसे आशीर्वाद दे दिया हो। मेरी आशा, मेरा सपना, आखिरकार मैं दूसरे रीजेंट्स की आंखों में देख सकता हूँ। उसकी हंसी हल्की हो गई, गर्व से रंगी हुई। आखिरकार तुम मेरे पास हो, मेरे बेटे, जो मेरी शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। उद्धरण चिन्ह। युआन र, तुम मेरी युआन र हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बच्ची का माथा चूमने के लिए झुका। उसका पूरा शरीर खुशी से चमक उठा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया का सारा बोझ चकनाचूर हो गया।
बधाई हो भगवान पिता। उद्धरण चिन्ह। बधाई हो मेरे स्वामी। उनके पीछे एक के बाद एक आवाजें गूंज रही थी। उनके स्वर सच्ची खुशी और राहत से भरे थे। इतने लंबे समय के बाद उनके स्वामी को आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिल गया। ड्रीमवीवर साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित हो गया था। लेकिन उस आदमी ने अपने सेवकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया उसकी गोद में पल रही नन्ही सी जान में खो गई थी। मेरी युआन र, उसने धीरे से दोहराया, मानो उस पल की सच्चाई को समझ रहा हो। उसकी खुशी लहरों की तरह बह रही थी, बेकाबू और शुद्ध, और आंसू बहते रहे। यून चे की नींद खुली। उसे अपने पास एक कोमल शरीर की गर्माहट महसूस हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने देखा कि हुआ कैली पहले से ही जाग रही थी। उसका नाजुक चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था। वह उसे देख रही थी। उसकी निगाहें कोमलता से भरी हुई थी। यूनचे को आखिरकार जागता देख हुआ कैली के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बड़े भाई यून, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में स्नेह का भार था। आगे झुककर उसने उसे धीरे से चूमा। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। चुंबन गहरा होता गया और जल्द ही उनका जुनून एक बार फिर भड़क उठा। इसके बाद भावनाओं और लालसाओं की एक और जंग शुरू हुई। प्रभुत्व की एक खतरनाक लड़ाई जिसका अंत यूनचे की जीत के साथ हुआ कैली, जिसका शरीर उनकी साझा तीव्रता से थक गया था, अंततः फिर से सो गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि और तृप्ति का भाव साफ दिखाई दे रहा था। यूनचे हालांकि अपने अंदर की बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ हल्के से हुआ कैली के कंधे पर टिका हुआ था और उसका मन उस अजीब सपने की ओर बढ़ रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। अभी क्या हुआ था? वह बुदबुदाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सपने के कुछ अंश उसकी स्मृति में कौंध गए। नवजात शिशु के रूप में गेंग जियानयुआन की छवियां, दिव्य शासक मेन कोंगचान की आवाज, जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए अत्यधिक आनंद से भर गया था। सपने में भावनाएं इतनी जीवंत, इतनी वास्तविक थीं, मानो यूनचे ने उन्हें स्वयं जिया हो। मैं ऐसा सपना क्यों देखूंगा? वह फुसफुसाया। उसकी छाती में उलझन सी छा गई। दृश्य समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह इतना जाना पहचाना लग रहा था, मानो वह उसके भीतर दबी किसी चीज को पुकार रहा हो। क्या इसलिए कि उसने गेंग कोंगचान को पिता कहा था, या फिर बस थकान उसके मन में छा रही थी, अजीबोगरीब सजीव कल्पनाएं जगा रही थी। यूनचे ने थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए उस विचार को नजरअंदाज कर दिया। जो भी हो, सपना तो बस सपना ही होता है। आखिरकार उसने इस बात को अपने दिमाग में ही रखने का फैसला किया। ध्यान देने के लिए और भी जरूरी मामले थे। प्योरलैंड मीटिंग का टूर्नामेंट आ रहा है और सारी चीजें अपनी जगह पर आ चुकी हैं। उसकी आत्मा की गहराई में, आकाशीय विषमोती की दुनिया में, यूनचे की आवाज एक चिढ़ाने वाली ले के साथ गूंजी, लिटिल लीसू, मेरे प्रदर्शन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? उद्धरण चिन्ह। मोती के गर्भगृह की चमकती धुंध के बीच आराम करती हुई लीसू अपनी अलौकिक आकृति के साथ उसकी ओर आंखें घुमाती हुई बोली, मैं क्या सोचती हूँ, तुम बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो। अगर मुझे ज्यादा पता न होता तो मैं मान लेती कि तुम सचमुच मेन कोंगचान के बेटे हो। उसने जवाब दिया। उसके स्वर में थोड़ी सी चिढ़ थी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी झुंझलाहट भी थी। यूनचे ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था, मैं कभी भी काम आधा अधूरा नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। लीसू ने आह भरी और हाथ जोड़कर उसे देखा। अब तुम क्या करने वाले हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची जिज्ञासा का भाव आ गया। अब तक सब कुछ यूनचे की सोची समझी योजनाओं के अनुसार ही हुआ था। ये रसातल के लोगों द्वारा उसकी योजनाओं पर ध्यान न देने की वजह से हुआ या फिर सिर्फ किस्मत की वजह से, ये तो कोई भी कह सकता है, लेकिन वह नतीजों से इनकार नहीं कर सकती थी। फिर भी उसके अगले कदम ने उसे उत्सुक कर दिया। जरूर, मैं प्योरलैंड मीटिंग के टूर्नामेंट में शामिल होऊंगा, यूनचे ने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट में बदल गई। ये सब योजना का हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह। लीसू ने नाजुक भौहें उठाए। उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। अपनी मौजूदा ताकत से तुम जीत नहीं पाओगे, जानते हो, उसने ईमानदारी से कहा। उसकी आवाज में चिंता और सावधानी दोनों झलक रही थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नंबर 1 विजेता बनने के लिए लड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मुझे बस पर्याप्त जीतने की जरूरत है, यूनचे ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। उसकी अभिव्यक्ति में शरारत का एक संकेत था जो जिज्ञासा को भड़काने वाला लग रहा था। सू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा क्यों? उसने पूछा, अपनी आवाज में उभरती झुंझलाहट को छिपा नहीं पाई।
यूचे के गोलमोल जवाब उसे हमेशा परेशान करते थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह जानना चाहती थी कि वह क्या साजिश रच रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी लड़की, यूनचे ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उसकी चिड़चिड़ाहट का आनंद लिया। लीसू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने उसे तीखी नजरों से देखा। ये देखकर यूनचे ने जल्दी से अपना गला साफ किया। उसका चंचल व्यवहार गायब हो गया और गंभीरता उसके चेहरे पर छा गई। आहम आहम, उद्धरण चिन्ह। उसका स्वर धीमा हो गया और उसकी आंखों में एक सोची समझी चमक आ गई। सबकी खुशी के चरम पर। आपको क्या लगता है क्या होगा अगर मैं, मेंजियानेवान, किसी दूसरे दिव्य साम्राज्य के किसी व्यक्ति द्वारा गल से बुरी तरह घायल हो जाऊं या उससे भी बदतर? उद्धरण चिन्ह। सू की अभिव्यक्ति जम गई। उसका अलौकिक शरीर स्थिर हो गया, जैसे ही उसके शब्दों का निहितार्थ उसके अंदर समा गया। नचे की आंखें, जो कभी गर्म और शरारती थीं, अब एक भयावह धार के साथ चमक रही थीं, ठंडी और अधिक। योजना के अगले भाग का समय आ गया है, यूनचे ने धीमी और निर्णायक आवाज में कहा। चूंकि अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके आसपास की हवा मानो काली होती गई। उसके दृढ़ संकल्प का भार आकाशीय विश्व मोती के शांत आश्रय में भी महसूस किया जा सकता था। उसका शांत बाहरी रूप भीतर उमड़ते तूफान को छुपाए हुए था, एक ऐसा तूफान जो उथल पुथल का वादा कर रहा था। उसकी योजना के सबसे कठिन हिस्से पीछे छूट चुके थे। अब कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उसे अगले कदम पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। कुछ नहीं। उस दिन बाद में मेंग परिवार हाल की घटनाओं के बाद अपने उत्साह से भरे अपने घर लौट आया। हुआ फूचेन कुछ ही देर बाद अपनी प्यारी बेटी को लेने पहुंच गया। हुआ कैली गुलाबी गालों और आंखों में अभी भी चमकती खुशी के साथ मेंग के घर से निकली। उसकी खुशी उसे देखने वाले हर किसी को साफ दिखाई दे रही थी। मैं निवास पर वापस आकर आगामी प्योरलैंड मीटिंग टूर्नामेंट के लिए लाइनअप को अंतिम रूप देने का समय आ गया था, जो अब बस 2 दिन दूर था। गेंग कोंगचन ने अपने सबसे प्रतिभाशाली साधकों को इकट्ठा करने का आह्वान किया, जिससे माहौल उत्सुकता से भर गया। युआन प्र, इस बार जियानिक्सी आगे रहेगी, उसके बाद जियान। मेंग कोंगचान ने प्रतिभागियों की एक एक करके सूची बनाना शुरू किया। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक नाम का अपना महत्व था। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी असाधारण प्रतिभा और ताकत के आधार पर चुना गया था। ये साधक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हर एक ने दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के कम से कम पहले चरण को प्राप्त किया था, एक ऐसा क्षेत्र जो उनकी पीढ़ी में निपुणता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। उनमें से पूर्व दिव्य पुत्र मेंग जियानिक्सी सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरे। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचकर जब से गेंग जियानिक्सी ने यूनचे के आगे घुटने टेके थे, गेंग जियानजे ने भी उनका अनुसरण किया था, चुपचाप अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। अगर यूनचे उसे दाएं जाने को कहता, तो वह बाएं जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर यूनचे उसे कुछ करने को कहता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरा कर देता। आखिरकार भावी शासक के साथ खड़े होना उसके खिलाफ खड़े होने से कहीं बेहतर था। ठीक है, अब हम सब तैयार हैं, गेंग कोंगचान ने चुने हुए प्रतिभागियों की सूची तैयार करते हुए अपने आधिकारिक स्वर में घोषणा की। आमतौर पर ये काम उनके अधीनस्थों को सौंपा जाता, लेकिन चूंकि इस बार यूनचे ने व्यक्तिगत रूप से टीम में शामिल होने का अनुरोध किया था, इसलिए गेंग कोंगचान ने सुनिश्चित किया कि लाइनअप सावधानीपूर्वक तैयार किया जाए और कोई भी आपत्ति न उठाए। हालांकि यूनचे 6 तात्विक शक्तियों का स्वामी था, फिर भी उसकी साधना दिव्य गुरु क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी, जो इस विशिष्ट प्रतियोगिता के मानक से बहुत नीचे थी। सामान्य परिस्थितियों में उसके शामिल होने का व्यापक विरोध होता। आखिरकार यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, यह शुद्ध भूमि सभा थी। फिर भी इस बार किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ड्रीमवीवर के दिव्य पुत्र के रूप में यूनचे का दर्जा अपार महत्व रखता था। चाहे वे निजी तौर पर कुछ भी सोचते हों, उनके पास चुपचाप उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे अपने पिता के प्रिय पुत्र तो थे नहीं, कुछ लोग कड़वाहट से सोचते थे, हालांकि कोई भी इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लड़ाई का दिन आने में अभी समय है। जियानिक्सी, जियानजे, चूंकि तुम दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हो, तो क्यों न युआन एर को बाहर ताज़ी हवा में घुमाने ले जाओ। मेंग कोंगचान की नज़रें अपने दोनों बेटों की ओर देखते ही नर्म पड़ गईं। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह एक अवसर था जो वह उन्हें दे रहा था, अतीत की दरारों को भरने का एक मौका। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, दोनों ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उनकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी।
वे जानते थे कि उनके पिता के अनुरोध का असली मतलब क्या था। युनचे का उनके साथ जुड़ना सिर्फ दिखावे की बात नहीं थी, यह विश्वास और एकजुट बनाने के लिए था। मेंग जियानेक्सी आगे बढ़ा, उसका व्यवहार शांत लेकिन थोड़ा विनम्र था। भाई युआन, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। हालांकि मैं शुद्ध भूमि को परी कैली जितना नहीं जानता, फिर भी मैं आपको कुछ दिलचस्प जगहें दिखाने के लिए यहाँ कई बार आ चुका हूँ। ठीक है भाई युआन, चलिए हम आपको रास्ता बताते हैं। मेंग जियानजे ने चावल पर चोंच मारती मुर्गी की तरह उत्सुकता से सिर हिलाते हुए कहा। उसका उत्साह लगभग हास्यास्पद था, लेकिन उसके स्वर में ईमानदारी साफ झलक रही थी। युनचे के साथ अपने बेटों को जाते देख मेंग कोंगचान चुपचाप घर के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे, उसकी निगाहें उनके पीछे हटते हुए चेहरों पर टिकी थीं, उसकी आंखों में एक अनोखी कोमलता झलक रही थी। एक क्षण के लिए एक दिव्य प्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेदारियों का भार फीका पड़ गया, तथा उसकी जगह एक साधारण इच्छा ने ले ली, शांति की इच्छा कि ऐसे दिन हमेशा के लिए बने रहें। काश यह शाश्वत हो पाता, उसने खुद से कहा। उसके होठों पर एक कड़वी मीठी मुस्कान तैर गई। अध्याय 10 अध्याय 2130 पहली मुलाकात। यह शाश्वत शुद्ध उद्यान है। इसके भीतर दुर्लभ और सुंदर फूल खिलते हैं जो कभी भी रसातल की धूल से दूषित नहीं हुए हैं, मेंग जियानेक्सी ने समझाया। उनकी आवाज में एक ऐसी श्रद्धा थी जो उनके आसपास के प्राचीन सौंदर्य से मेल खाती थी। और वहाँ वह चांदनी क्रिस्टल स्प्रिंग है, मेंग जियानजे ने कहा, एक झिलमिलाते पुल की ओर इशारा करते हुए जो शुद्ध भूमि की अलौकिक रोशनी की नर्म चमक को प्रतिबिंबित करता था। एक एक करके दोनों भाइयों ने बारी बारी से युनचे को पवित्र भूमि के विभिन्न अजूबों से परिचित कराया। उनका उत्साह सच्चा था, अपनी दुनिया की अप्रतिम सुंदरता पर उनका गर्व उनके हर शब्द में साफ झलक रहा था। युनचे भी ध्यान से सुन रहा था, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से भरी हुई थी। वह सिर हिला रहा था और बीच बीच में सवाल पूछ रहा था, और उनकी बताई हर बात में रुचि दिखा रहा था। फिर भी अंदर ही अंदर युनचे अपनी व्यंग भरी मुस्कान को दबा नहीं पाया। कैली उसे ये सब पहले ही दिखा चुकी थी, और उससे भी कहीं ज्यादा। पवित्र भूमि का हर कोना, जिसका परिचय मेंग जियानेक्सी और गेंग जियानजे ने इतनी उत्सुकता से कराया था, उसकी यादों में पहले ही अंकित हो चुका था, उसकी बदौलत। फिर भी युनचे का दिल उन्हें बताने का नहीं हुआ। अपनी दुनिया पर उनका गर्व, उससे राह दिखाने की उनकी कोशिशें, और पिछली गलतियों की भरपाई करने का उनका दृढ़ संकल्प सब साफ दिखाई दे रहा था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह हल्के में नकार सके। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, युनचे ने चारों ओर नजर दौड़ाई और शुद्ध भूमि के अछूते वैभव पर अचंभित हो गया। रसातल की धूल से मुक्त दुनिया में ये दृश्य भले ही साधारण रहे हों, लेकिन यहाँ तो ये अनमोल थे। रसातल की धूल के भ्रष्टाचार से अछूता एक साधारण फूल एक स्वर्गीय आभा बिखेर रहा था। शुद्ध जल से बहती एक छोटी सी धारा तरल रत्नों की तरह चमक रही थी। यहाँ तक कि हवा भी हल्की, मुक्त लग रही थी। इस आश्रय के बाहर रसातल के घुटन भरे धुंधलेपन से बिल्कुल अलग, शुद्ध भूमि के अलौकिक प्रकाश में धीरे धीरे लहराते जंगली फूलों के समुद्र के बीच युनचे और दोनों मेंग भाइयों के कदम रुक गए। फूलों के चटक रंगों ने परिदृश्य को एक मनमोहक रूप दे दिया था, फिर भी युनचे का दिल किसी और ही वजह से धड़क रहा था। दूर फूलों के बीच एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। युनचे की सांस रुक गई, उसकी छाती दर्द से अकड़ गई, उसकी नज़र उस पर टिक गई। वह वही थी, उसकी बेटी, वह बेटी जिसे वह पुकार नहीं सकता था, वह जिस तक वह पहुंच नहीं सकता था। यही है वो जख्मी चेहरे वाली ड्रैगन गर्ल, मेंग जियानेक्सी ने युनचे की मदहोशी तोड़ते हुए सहजता से कहा। उसकी आवाज में कोई द्वेष नहीं था, बस एक तथ्य बता रहा था, लेकिन युनचे पर यह शब्द किसी तलवार की तरह चुभे। जख्मी चेहरा, उसकी जिए। युवा ड्रैगन गर्ल ने अपना सिर घुमाया, उसकी गंध लेकिन तीखी नजरें उन तीनों को घूर रही थी। एक क्षण के लिए उसकी नज़र युनचे पर पड़ी, और उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दर्द, उलझन, लालसा, सब कुछ घुल मिलकर उदासीनता के उस आवरण में छिपा हुआ था जिसे उसने कवच की तरह ओढ़ रखा था। फिर भी उसके हाव भाव में कुछ भी नहीं था, उसकी आंखें ठंडी और दूर दूर तक फैली रहीं। बिना कुछ कहे वो बुढ़ी और चली गई। उसके कदम हल्के थे, फिर भी एक अटूट अकेलेपन से भरे थे जिसने युनचे की आत्मा को छलनी कर दिया। उसका छोटा शरीर धीरे धीरे फूलों के अंतहीन विस्तार गायब गया, और उसके पीछे सिर्फ एक खोखला सन्नाटा रह गया। युनचे वहीं जड़वत खड़ा रहा, उसका हाथ अनजाने में ही कसी हुई मुट्ठी में कस गया। उसकी छाती में जबरदस्त दर्द उसे निगलने की धमकी दे रहा था। वह वहीं थी, इतने पास, फिर भी इतनी दूर। भाई युआन, क्या सब ठीक है?
मेंग जियानज़े की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसके स्वर में चिंता थी क्योंकि उसने युनचे की कठोर मुद्रा देखी। हाँ, मैं ठीक हूँ। यूचे ने कुछ देर रुककर अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी बंद मुट्ठी हल्की सी कांप रही थी, जिससे सच्चाई उजागर हो गई। वह अपनी नज़र उस दिशा हटा नहीं पा रहा था जहां वह गायब हो गई थी। उसके दिल का दर्द और भी गहरा होता जा रहा था। आह! एक चौंकी हुई आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, जैसे कोई व्यक्ति अनाड़ीपन से उनकी ओर लड़खड़ाता हुआ आया हो, हाथ नाटकीय ढंग से लहरा रहे हों। फूलों का कितना सुंदर सागर है, उस आदमी ने कहा, फूलों के एक टुकड़े पर ठोकर खाकर और अजीब तरह से उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसने शर्मिंदगी से ऊपर देखा, अपने वस्त्रों से धूल झाड़ते हुए। ओह, आह, नमस्ते, उसने कहा। उसका स्वर अत्यधिक सहज था, अपनी स्पष्ट बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। युनचे और दोनों गैंग भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके हाव भाव समझ से परे थे। तीनों को ये बात साफ तौर पर समझ आ गई थी, यह आदमी यूं ही उन पर अचानक नहीं आया था, वह तो हमेशा से पास ही छिपा हुआ था, शायद पास आने की हिम्मत जुटा रहा था। युवक ने जल्दी से खुद को सीधा किया, उसका व्यवहार अजीब और प्यारा दोनों था। मैं हूँ लॉन्ग वांगचू, आपसे मिलकर खुशी हुई, भाइयों, उसने कहा, और उसके शब्द एक झिझकते हुए सवाल में बदल गए, जैसे ही उसने बारी बारी से उन सभी की तरफ देखा। युनचे की तीखी नजरें सामने खड़े आदमी पर पड़ते ही नर्म पड़ गईं। पैट्रिक ड्रैगन देवता कुल का युवा स्वामी साफ तौर पर अपनी समझ से परे था, उसकी बहादुरी उसकी अनिश्चितता को मुश्किल से छिपा पा रही थी। दूसरी ओर मेंग जियानेक्सी और मेंग जियानज़े कम खुश थे। जियानेक्सी ने अपनी भौहें ऊपर उठाए, अपनी बाहें क्रॉस की, जबकि जियानज़े ने धीरे से बुदबुदाया, वह क्या चाहता है। दोनों ड्रैगन लॉर्ड को भगाकर जाने ही वाले थे कि तभी युनचे ने आगे बढ़कर उन्हें चौंका दिया। लॉन्ग वांगचू, है ना? चलो, तुम्हें ऊपर ले चलते हैं। युनचे ने हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पर शांत लेकिन दयालु भाव थे। युवा ड्रैगन ने पलकें झपकाईं, जाहिर है कि वह इस भाव से चौंका, लेकिन जल्दी से युनचे का हाथ पकड़ लिया और खुद को सीधा खड़ा होने दिया। नचे को अब भी याद था कि मेंग जियानेक्सी ने उसे पैट्रिक ड्रैगन देवता कुल के बारे में क्या बताया था। कुल के स्वामी ने युनशी को गोद लिया था, और सभी वृत्तांतों के अनुसार ड्रैगनों के बीच उसका रहन सहन अच्छा था। ड्रैगन उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, और अब जब यह युवा ड्रैगन स्वामी उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो युनचे ने मन ही मन सोचा, क्यों नहीं। युनचे, उसने हल्के से सिर हिलाकर अपना नाम बताते हुए सरलता से कहा। आह, तुम स्वप्नदर्शी दिव्य पुत्र हो, मेंग जियानेवान, लॉन्ग वांगचू ने अचानक एहसास होने पर आंखें चौड़ी करते हुए कहा। फिर भी उसकी अति नाटकीय प्रतिक्रिया और कठोर व्यवहार ने उसके कृत्य को दर्दनाक रूप से स्पष्ट कर दिया। युनचे ने अपनी भौहें ऊपर उठाए, उसकी निगाहें स्थिर थीं, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, मैं ही हूँ, उसने शांत और संयमित स्वर में उत्तर दिया। इस अजीब तनाव को भांपते हुए मेंग जियानेक्सी आगे बढ़ा, उसका स्वर दृढ़ लेकिन विनम्र था। मेंग जियानेक्सी, उसने रूखेपन से अपना परिचय दिया, और मेंग जियानज़े, छोटे भाई ने हल्के मनोरंजन से भरी आवाज में कहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप युनचे के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। अगर उनका भाई इस युवा ड्रैगन लॉर्ड का मनोरंजन करने को तैयार था, तो उन्हें भी यही शिष्टाचार दिखाना चाहिए। लॉन्ग वांगचू ने घबराहट में अपना सिर खुजलाया, उसे राहत मिली कि गैंग भाइयों ने उसे टाला नहीं। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। सच में, उसकी ईमानदारी उसके बेढंगे व्यवहार में झलक रही थी, और खुद के बावजूद मेंग भाई थोड़े नर्म पड़ गए। तो भाई युआन, क्या मेरा कृत्य सचमुच इतना बुरा था? लॉन्ग वांगचू ने युनचे से पूछा जब वे फूलों के जीवन समुद्र में टहल रहे थे। इससे पहले कि युनचे अपना मुंह खोल पाता, दोनों मेंग भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया, उनकी आवाज दृढ़ और निडर थी। हाँ, उनके जवाब की तीखी प्रतिक्रिया एक पल के लिए हवा में तैरती रही, फिर लॉन्ग वांगचू ने एक कड़वी हंसी निकाली और अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। लगता है, यह मेरे अनुमान से भी बदतर था, है ना? उसकी हंसी हल्की थी, लेकिन उसके स्वर में आत्महीनता की झलक थी। सच कहूं तो मुझे लगा था कि मेरा अभिनय ठीक ठाक था, लेकिन लगता है ऐसा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, मेंग जियानेक्सी ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए रूखेपन से कहा। तुम बिना किसी बात के लड़खड़ा गए, तुम्हारे शब्द हर जगह फैल गए, और ऐसा लग रहा था जैसे हमें देखते ही तुम जमीन में धंस जाना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह, मेंग जियान ने हंसते हुए कहा, अगर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो मैं कहता कि तुम मूर्ख बनने वाले एक नश्वर की नकल करने की कोशिश कर रहे हो।
लॉन्ग वांचू उनकी तीखी आलोचना पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह उचित है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मुझे तो बस खुशी है कि मैं आप सब से बात कर पाया। उसकी नज़र युनचे की ओर गई, उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक थी। युनचे ने चुपचाप उसका निरीक्षण किया, उसके सहज व्यवहार और बेबाक शब्दों को ध्यान से देखा। लॉन्ग वांचू में कुछ सच्चाई थी, एक ईमानदारी जो षड्यंत्रकारी और अभिमानी दिव्य संतानों में दुर्लभ थी। युनचे ने सोचा, वह उतना भोला नहीं है जितना वह होने का दिखावा करता है। वह बस एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है जो उसके अनुकूल नहीं है। तुम पूरा दिन यहीं रहे हो, है ना? दूसरों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो? युनचे ने आखिरकार पूछा, उसका स्वर शांत लेकिन बोधपूर्ण था। लॉन्ग वांचू के कदम एक पल के लिए लड़खड़ाए, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे हुआ होगा। ज्यादातर तो मुझे वक्त भी नहीं देते थे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दिव्य पुत्र के स्तर के नहीं हो, मेन जियानिक्सी ने साफ कहा। ड्रैगन कबीले में कोई सच्चा देवता नहीं है, और उस स्तर की शक्ति के बिना वे तुम्हें। वह अपनी बात पूरी किए बिना ही रुक गया, हालांकि आशय स्पष्ट था। लॉन्ग वांचू को इस कठोर वास्तविकता से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता है, ड्रैगन कबीले के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। यह कोई राज नहीं है। दिव्य साम्राज्यों के बीच खड़े रहने वाले सच्चे ईश्वर के बिना हम बस अतीत के अवशेष हैं, पुराने गौरव से चिपके हुए। उद्धरण चिन्ह। अगर आप ये जानते हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं? युनचे ने जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। लॉन्ग वांचू रुका, क्षितिज की ओर देखते हुए जहाँ सूर्य ने पवित्र भूमि को सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। क्योंकि भले ही ड्रैगन वंश का अंत निश्चित हो, पर अभी तक नहीं हुआ है। जब तक मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि हमें याद रखा जाए। उसके शब्द शांत लेकिन दृढ़ थे। अपनी बेटी जिस पर्वत श्रृंखला में रहती थी, उसके बारे में जानने की उत्सुकता में युनचे ने लॉन्ग वांचू से ड्रैगन कबीले के बारे में बातचीत की और उनके घर की मन में छवियां बनाते हुए सूक्ष्मता से जानकारी इकट्ठा की। लॉन्ग वांचू ने जो कुछ बताया, उससे युनचे समझ गया कि ड्रैगन लॉर्ड अपने बेटे लॉन्ग वांचू और अपनी दत्तक पुत्री युनशी युनचे की अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। इस रहस्योद्घाटन ने युनचे के दिल में राहत और गर्मजोशी की एक झलक भर दी। कम से कम वे उसके साथ अच्छा व्यवहार तो कर रहे हैं। उसने कसम खाई थी कि अगर उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया गया, तो वह किसी भी तरह की दया का 1000 गुना बदला चुकाएगा। और जहां तक उसे पता था, ड्रैगन कबीले की युनशी के प्रति सच्ची परवाह थी। समय आने पर मैं ड्रैगन की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, युनचे ने मन ही मन निश्चय किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। समूह की बातचीत विविध विषयों पर घूमती रही और स्वर धीरे धीरे हल्का फुल्का होता गया। लॉन्ग वांचू की शुरुआती घबराहट बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल आ गया था जो दिव्य साम्राज्यों में दुर्लभ था। युनचे के लिए यह अनौपचारिक बातचीत सिर्फ एक दोस्ताना आदान प्रदान से कहीं बढ़कर थी। यह उसकी बड़ी योजना का एक और हिस्सा था जो साकार हो रहा था। समय बीतने के साथ समूह अंततः अलग हो गया और आगामी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए अपने अपने घरों को लौट गया। प्रतिभागियों की सूची पहले ही शुद्ध भूमि सभा प्रतियोगिता की देखरेख कर रहे महायाजकों को सौंप दी गई थी और उत्सुकता माहौल था। अलविदा भाई युआन, भाई जियानिक्सी, भाई जियानजे, मैं आपको प्रतियोगिता में देखूंगा, युवा ड्रैगन लॉर्ड ने जाने से पहले विनम्रता से झुकते हुए कहा। युनचे ने भी सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका मन पहले से ही सोच रहा था। तब तक भाई वांचू, उसने विनम्रता से कहा। ड्रैगन लॉर्ड को दूर जाते देख युनचे गेन जियानिक्सी और गेन जियानजे की ओर मुड़ा। चलो वापस चलते हैं, उसने सरलता से कहा, और तीनों ड्रीमवीवर निवास की ओर चल पड़े। जैसे जैसे दिन ढलता गया, पवित्र भूमि एक अलौकिक रजत प्रकाश नहा उठी। युनचे अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर के परिदृश्य को निहार रहा था। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उसने बड़ी मेहनत से जो योजनाएं बनाई थी, वे धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही थी। वह दिव्य साम्राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर सकता था। उसने जो बीज सावधानी से बोए थे, वे अंकुरित होने लगे थे। और अब जब प्रतियोगिता बस एक दिन दूर थी, उसकी योजना का अगला चरण शुरू होने वाला था। युनचे की आंखें अंधेरे में ठंडी चमक से चमक उठीं। जब तक ये सब खत्म होगा, दिव्य साम्राज्यों की नाजुक एकता टूटे हुए कांच
के सिवा कुछ नहीं रह जाएगी। जैसे ही शुद्ध भूमि पर भोर हुई, पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। पर्यवेक्षकों ने प्रत्येक दिव्य साम्राज्य और पैतृक ड्रैगन देवकुल के प्रतिभागियों की सूची के साथ पहले दौर के मुकाबलों को अंतिम रूप दे दिया था। घोषणा तेजी से फैली और सभी समूह मुकाबलों की समीक्षा करने के लिए एकत्रित हुए। जब युनचे ने अपनी पर्ची पर नाम देखा तो उसने हल्की सी आह भरी। मेंग जियानयुआन बनाम लॉन्ग किंग फेंग। तो पैतृक ड्रैगन भगवान कबीले के साथ मेरा भाग्य अंततः अपरिहार्य है। इस नाम ने युनचे में कई तरह की भावनाएं जगा दी। लॉन्ग किंग फेंग, जैसा कि उसने अपने पिता मेंग कोंगचन और अपने भाइयों मेंग जियानिक्सी और गेंग जियानजे से सीखा था, ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा होनहार प्रतिभाओं में से एक था। हालांकि उसकी साधना का स्तर कई दिव्य पुत्रों और पुत्रियों से कम था, फिर भी उसकी उम्र के हिसाब से सम्मानजनक था। ये तथ्य कि युनचे को अपने पहले ही मुकाबले में पैतृक ड्रैगन देव कबीले के एक सदस्य का सामना करना पड़ा, ऐसा लग रहा था मानो भाग्य ने ही इसे रचा हो। जैसे ही युनचे ने पर्ची पर लिखे नाम पर अपनी उंगली फिराई, वह इस मुकाबले के महत्व को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। ड्रैगन ने अनजाने में उसकी बेटी युनशी को अपने घर में ले लिया था और उसे अपना ही समझा था। हालांकि उसके दिल में कृतज्ञता उमड़ रही थी, लेकिन उसकी योजनाएं और इस मुकाबले के दांव उसे कुछ भी छुपाने से नहीं रोक रहे थे, यहाँ तक कि अपनी बेटी के नए परिवार से जुड़े कबीले के खिलाफ भी। भाई युआन, गेंग जियानिक्सी की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। एक निष्पक्ष शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए मैचों को साधना स्तरों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। दिव्य पुत्रों और दिव्य पुत्रियों की आयु और अनुभव में बहुत अंतर होता है, इसलिए पर्यवेक्षकों ने पहले दौर के लिए प्रतिभागियों का उनके वर्तमान शक्ति स्तरों के आधार पर मिलान किया। अगर आप जीतते हैं तो आप विजेताओं के समूह में चले जाते हैं और वहीं लड़ते हैं। अगर आप हारते हैं तो आप हारने वालों के समूह में आ जाते हैं, मेंग जियानजे ने आगे बताया। 2 हार और आप पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। युनचे ने जैसे ही स्पष्टीकरण समझा, सिर हिलाया। तो ये डबल एलिमिनेशन वाला फॉर्मेट है, उसने सोचा, और उसके विचार कुछ देर के लिए बहुत पहले अनंत स्वर्ग क्षेत्र में हुई प्रतियोगिता की ओर चले गए। इस समानता ने उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी, हालांकि यहाँ दांव कहीं ज्यादा बड़ा था। इस बार मैं एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही युनचे ने पूरी सूची पढ़ी, क्योंकि कई मैच एक ही समय पर शुरू होने वाले हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। वह तब तक किसी को भी देखने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि उसका मैच जल्दी समाप्त न हो जाए। जल्द ही कई नाम उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। युनचे जैसे ही मुकाबलों की सूची देख रहा था, उसकी भाव भंगिमाएं तटस्थ थीं, लेकिन उसका दिमाग गणना कर रहा था। अलग अलग अखाड़ों में कई लड़ाइयां होंगी, यानी जब तक उसका मैच जल्दी खत्म न हो जाए, उसे दूसरों को देखने का मौका नहीं मिलेगा। एक मैचअप ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के मेंग जियानिक्सी बनाम उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के पान बेंजहो। युनचे की नज़र कुछ देर तक वहीं रही। मेंग जियानजे ने युनचे के आगे झुककर अपनी वफादारी साबित कर दी थी, लेकिन पान बेंजहो अपनी धूर्त चालों के लिए जाना जाता था। ये गेंग जियानजे की दबाव में डटे रहने की क्षमता की परीक्षा होने वाली थी। तभी उसकी नज़र एक और नाम पर पड़ी, पैतृक ड्रैगन देवकुल के लॉन्गशी बनाम स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य के हुआ कैली। युनचे का दिल घबरा गया। मेरी बेटी कैली के खिलाफ विडंबना उससे छिपी नहीं थी, और न ही बेबसी का दंश। उसके पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था और वह बस अच्छे की उम्मीद कर सकता था। वे दोनों अपने अपने तरीके से मजबूत हैं। मैं बस उन पर भरोसा कर सकता हूं कि वे गरिमा के साथ लड़ेंगी। उन्होंने बेचैनी को दबा दिया और पढ़ना जारी रखा। अनंत रात्रि के शेन बुई बनाम असीम दिव्य साम्राज्य के डियान जियुजी। उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। डियान जियुजी, आखिरकार तुम्हारा सामना ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो तुम्हारी सज्जनता के मुखौटे से प्रभावित नहीं होगा। हालांकि युद्ध बहुत जोरदार होने वाला था, फिर भी उसने दिव्य पुत्र की संभावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अंत में एक और परिचित नाम ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के पान बुवांग बनाम चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के जयानयु। नचे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं तुम कितनी दूर आ गए हो मेरे शिष्य। जैसे ही उसने पर्ची मोड़ी, उसने देखा कि मैचअप कितनी सावधानी से व्यवस्थित किए गए थे। प्रत्येक जोड़ी शक्ति के संतुलन को दर्शाती थी, जिससे प्रत्येक प्रतिभागी को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिलता था। उनके प्रशिक्षण स्तर सूचीबद्ध थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शुरुआती चरणों में किसी को भी अनुचित रूप से घात न मिले।
दिव्य गुरु क्षेत्र के चौथे स्तर पर युनचे का मुकाबला छठे स्तर के दिव्य गुरु क्षेत्र साधक लॉन किंगफेंग से था। वास्तव में ये मुकाबला टूर्नामेंट आयोजकों द्वारा युनचे के लिए आयोजित किया गया सबसे अनुकूल मुकाबला था। छठे स्तर के दिव्य गुरु होने के बावजूद लॉन किंगफेंग की साधना टूर्नामेंट प्रतिभागियों में दूसरी सबसे कम थी। मनुष्यों की तुलना में ड्रैगन की धीमी वृद्धि के बावजूद शुद्ध भूमि रसातल के पार असाधारण प्रतिभाओं का जमावड़ा स्थल थी। प्रत्येक दिव्य साम्राज्य और ड्रैगन वंश अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को इस निर्णायक बैठक में लेकर आए थे। हालांकि पैतृक ड्रैगन देवकुल ने अपने प्रतिभागियों का चयन बहुत सोच समझकर किया था, फिर भी उनकी सामूहिक शक्ति दिव्य साम्राज्यों के सामने कमजोर थी। ड्रैगन शारीरिक रूप से दुर्जय होते हुए भी साधना की गति में हमेशा पिछड़ जाते थे, जिससे वे इस क्षेत्र में पिछड़ जाते थे। बेशक अपवाद युनचे की बेटी थी, जो पहले ही दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, एक ऐसी उपलब्धि जिसने उसे ड्रैगनों में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली बना दिया। उसकी नज़र फिर से टूर्नामेंट सूची पर गई और यूशी और हुआकैली के नामों पर टिक गई। दोनों दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थीं और सैद्धांतिक रूप से उनका मुकाबला बराबरी का होना चाहिए था। फिर भी यूचे जानता था कि उसकी बेटी का युद्ध कौशल उसके साधना स्तर से कहीं बेहतर है। शी को जीतना चाहिए, उसने मन ही मन बुदबुदाया, हालांकि उसके सीने में बेचैनी की एक झलक अभी भी थी। अपनी बेटी को हुआकैली से लड़ते देखना उसके लिए कड़वा मीठा अनुभव होगा। उसे यूशी की ताकत पर भरोसा था, लेकिन उस मुकाबले के बारे में सोचकर उसे गर्व और गहरे दुख का मिश्रण महसूस हुआ। पान बुवान की ओर ध्यान देते हुए युनचे का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लक्ष्यों को देखते हुए हारना उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। वह वही करेगा जो करना जरूरी है। युनचे के होठों पर एक हल्की गहरी मुस्कान उभर आई। पान बुवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं और युनचे का मार्गदर्शन ये सुनिश्चित करने के लिए काफी था कि वह इस टूर्नामेंट में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब युनचे की नज़र शेन वुई के नाम पर पड़ी तो उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। जिया किंगयुए शेन वुई का मुकाबला पूरे टूर्नामेंट की सबसे ताकतवर प्रतिभागी दियान जियूजी से था। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 8वें स्तर पर दियान जियूजी की शक्ति लगभग सभी उपस्थित लोगों से कहीं ज्यादा थी। फिर भी युनचे की चिंता सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। उसने मुझे देख लिया है, उसने सोचा। उसके मन में बेचैनी सी दौड़ रही थी। जरूर देखा होगा, लेकिन उसकी आभा नहीं बदली है, पहचान या उलझन का जरा भी निशान नहीं। जिया किंगयुए, जिसे वह जानता था, उसे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं करेगी। उसका शांत व्यवहार, जिसमें कोई भावना नहीं थी, उससे सिहरन पैदा कर रहा था। उसमें कुछ तो गड़बड़ थी और वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा था कि कुछ और चल रहा है। नहीं, युनचे ने निश्चय किया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से सिकुड़ गईं। मैं इसे संयोग पर नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। वह जल्द से जल्द अपनी लड़ाई खत्म करेगा और जिया किंगयुए का मुकाबला देखने जाएगा। उसके कारण जो भी हों, उसे अपनी आंखों से उनकी पुष्टि करनी थी।